किया। तो कल जहां पर हमने देखा था एक बहुत अच्छा मोमेंटम, उस तरह का मोमेंटम आज पूरे दिन नदारद था। कल ऑफ कोर्स हमने 24,300 को एक बेस माना था, वो डे लो था, 400 के ऊपर जाने की तैयारी बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा कुछ आज के दिन नहीं होता दिखाई दिया और उसकी बड़ी वजह ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक में वो क्रैक्स आए, इसीलिए वो निफ्टी बैंक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब सवाल यही है, इस तरह के अंडर परफॉर्मेंस पर आज का ये क्लोज किस तरफ होता हुआ दिखाई देगा? क्या निफ्टी बैंक में वो सेल साइड की ही पोजीशंस अब लेनी चाहिए या फिर कुछ अभी भी उम्मीद है बाकी स्टॉक से, बाकी दिग्गजों से? वीरू, गुड आफ्टरनून। निफ्टी या निफ्टी बैंक, किसके साथ शुरुआत हो? हर्षदा, निफ्टी से शुरुआत करते हैं, बट मैं आपको कहूँगा हर्षदा कि देखिए अब तक पिछले 10 दिन में हमने मोमेंटम प्ले किया हर्षदा। जो लेवल आप मांगते थे मिल जाता था, ऑलमोस्ट आप 24,400 तक हुआ है। अगर आप एक्स ऑफ एचडीएफसी देखेंगे तो बाजार ने पूरी मशक्क़त की, चाहे वो निफ्टी फार्मा हो, निफ्टी एफएमसीजी में आज ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है, एंड स्पेशली रिलायंस अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक हर्षदा, ये जो अकेला एचडीएफसी बैंक का डैमेज है ना, वही परेशान कर रहा है। और मैं यहाँ से अगर किसी पुल बैक में राइट करना भी चाहूँ तो अब मुझे पहली बार 10 दिन में कुछ कॉल राइटर्स का जमावड़ा लग रहा है। जरा प्लीज़ एक बार लेके आइए। देखिए, पहले तो आप एचडीएफसी बैंक को डिफाइन कर लीजिए हर्षदा। एचडीएफसी बैंक इज बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आफ्टर 5th जून, यानी 5 जून को जो इसने तेज़ी पकड़ी थी, आज 5 जुलाई को जाके वो सिंक हो गया 20-day के नीचे। दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर जिसने इस तेज़ी को स्पॉन्सर किया था वो अब डैमेज हो चुका है स्ट्रक्चर वाइज। जब तक एचडीएफसी बैंक 1670 की ट्रैजेक्टरी को नहीं रीगेन कर लेता, पुट राइटर्स नहीं आते, आई थिंक बैंक निफ्टी में कोई स्टेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह इसका लो था 20 में, लेकिन अभी उसको वायलेट कर चुका है। सो अभी किसी भी पुल बैक की थ्योरी हर्षदा निफ्टी बैंक में काम नहीं करेगी। पहली बात। पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी को। निफ्टी में अगर सुबह आपने कोई ट्रेड लिया पुल बैक तो अच्छी बात है। उस पुल बैक ट्रेड को आप कहाँ तक रख सकते हैं? मेरे ख्याल से मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाता हूँ, जरा प्लीज़ लिखे आइएगा निफ्टी के कॉल राइटर्स के स्टैट्स। ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट आज से कमेंस्ड हुआ है, ताज़ा तरीन कॉन्ट्रैक्ट है हर्षदा। 24,300 पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग आज विजिबल है, एन आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 51 लाख 52 लाख। दैट मीन्स अगर आपने सुबह लॉन्ग ट्रेड पिक किया 22,150 180 की ट्रैजेक्टरी में, तो 22,250 और 280 अगले 30 पॉइंट उसको बुक करने की ट्रैजेक्टरी होगी। कॉन्फिडेंस हर्षदा बैंक निफ्टी में, या फिर माफ कीजिएगा निफ्टी में, तभी आएगा जब आप 24,300 के ऊपर क्लोज दे दें या फिर एक सेशन एटलीस्ट सस्टेन करें। ये इस क्लियर कॉल राइटर का जवाब है। और नीचे अगर ट्रेड दोबारा ग्रिप करना हो तो याद रखिएगा 2 पॉइंट, ये मैं अभी भी कह रहा हूं और जब सोमवार को रिज्यूम करेंगे ट्रेड फिर कहूंगा, आइदर अ डिप टुवर्ड्स 24200 जहां पे करीब करीब 68 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, या फिर निफ्टी में करीब करीब हर्षदा 24,050 एटलीस्ट 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी तक का कोई, अगर इसको हटा लीजिए प्लीज। डिप सिर्फ 2 क्लस्टर में जज करना है, या तो 24,200, इसको हटाइए प्लीज जरा, सिर्फ निफ्टी का चार्ट रखिएगा, 24,200 या फिर 24,050। यहां के डिप को बाय करना है जज करने के बाद। और अभी अगर आपके पास लॉन्ग है हर्षदा तो अगले 20-30 पॉइंट के दायरे में आपको बुक करना है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा हर्षदा इस डैमेज के बाद जब आप 24,300 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर लेंगे, जहां पे आज इस वीकली कॉल राइटर को आप देख रही हैं जिसने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है हर्षदा। जी हाँ, तो ये फिलहाल निफ्टी की स्थिति। लेकिन वीरू, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज मार्केट में एचडीएफसी बैंक है और उसी ने दरअसल वही दोषी है इस पूरे मूड और माहौल को बिगाड़ने के लिए। उसने कितना भार पूरे निफ्टी बैंक के सेटअप पर डाला है, और निफ्टी बैंक फिर क्या जो हम उम्मीद करें कि 53,000 के ऊपर आसानी से कंफर्टेबली सेल होता हुआ दिखाई देगा, वो क्या पूरी स्टोरी रीसेट कर दी है? अभी बैक टू स्क्वायर वन? देखिए हर्षदा, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आपने निफ्टी बैंक के स्टैट्स को देखा होगा। लुक एट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। आपने गौर फरमाया होगा मेरे ख्याल से, एक बार आप जरा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइए।
आज जब प्राइवेट बैंक्स बैकफुट पे हैं, आज सुबह जब आप पीएनबी के क्वार्टरली अपडेट्स देखे ना हर्षता, तभी लग रहा था कि आज पीएसयू बैंक्स कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, एज ए ट्रेडर नाउ फोकस ऑन पीएसयू बैंक्स। दिस इंडेक्स इज नाउ ऑलमोस्ट क्रॉसिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहली चीज़, यानी बैंकों में कुछ सकारात्मक है तो वो है पीएसयू बैंक्स। अब आते हैं निफ्टी बैंक को क्या ट्रेड करना चाहिए। देखिए निफ्टी बैंक आज मैं और किसी भी विशेषज्ञ की जो कल्पना शक्ति थी उससे कहीं नीचे खुला। पुट राइटर्स के सारे क्लस्टर को तोड़ के खुला। करना क्या चाहिए मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ। एचडीएफसी बैंक अब 20 डेमा के नीचे है। जब तक एचडीएफसी बैंक 20 डेमा रीगेन नहीं कर लेता, निफ्टी बैंक स्टेबल नहीं होगा, पहली चीज़। एंड दैट कम्स अराउंड आई थिंक 1670 1675। स्टैट्स लेके आइए जरा एक बार पुट राइटर्स के, कॉल राइटर्स के। हर्षदा आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे 52, 500, 700, 800 इस जोन में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। उन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया है। 700 पे देखिए 13 लाख, 800 पे 10 लाख और 52,900 पे करीब करीब 9 लाख का। और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है, बट वो कहाँ पर है, करीब करीब 52,200, 52,000 की ट्रैजेक्टरी में। अच्छा मैं यही कहूँगा निफ्टी बैंक को एज ऑफ नाउ अवॉइड कीजिए। चुपचाप अगर फोकस करना है तो स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस कीजिए विद इन पीएसयू बैंक इंडेक्स और विद इन पीएसयू बैंक बास्केट। निफ्टी बैंक अगर हमें जज करना है फॉर ए ट्रेड, फिर चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पे, आइदर क्लोजर टू 52,000 या तो 52,000 के आसपास बात करेंगे, या फिर आप 52,800 जिस जोन में कल सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे उसको आप रीगेन कर लें। तो निफ्टी बैंक हर्षदा अभी अनटचेबल है। प्लीज़ फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। और अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त आप क्या ट्रेड करना चाहेंगे, फोकस ऑन पीएसयू बैंक्स, फोकस ऑन रिलायंस फार्मा। और हर्षदा एक चीज़, ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है निफ्टी एफएमसीजी में, प्लीज़ फोकस ऑन एफएमसीजी। हर्षदा सीजी स्टॉक्स आज अच्छी खासी तेजी में 475 अंकों का इजाफा वहां, लेकिन कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बाजार में ऊपरी लेवल्स पर दबाव भले ही आया हो, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या ड्रैग कर रहा है, एचडीएफसी बैंक 4.5% नीचे 1648 के लेवल्स आ चुके हैं। आज टाइटन, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप साइड पर भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर आपका एबी फैशन एंड रिटेल, इंडस टावर, आरबीएल बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सभी वो काउंटर्स हैं जिनमें हाल फिलहाल में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। ओएनजीसी में एक मोमेंटम तेजी का, और कल दोपहर में जाने से ठीक 10 मिनट पहले हम इसका जिक्र भी कर रहे थे। आज देखिए 4% ऊपर है। डीवीज लैब, ब्रिटानिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी का ट्रेड साफ बनता दिखाई दिया है। लॉरस लैब्स में एक अच्छा मोमेंटम। आज फार्मा कंपनियां फिर से फोरफ्रंट पर हैं। लॉरस के साथ ग्लेनमार्क, औरो फार्मा जैसे काउंटर्स। और यूबीएल के लिए एक बहुत ही शानदार दिन, करीब 4-4.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की बाजार की स्थिति। अब इसमें से क्या ट्रेड चेज करना है, कहां पर प्रॉफिट बुक करना है, नया इसके अलावा कहां सौदा लेने का मौका है, सब पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे जानकारों का पैनल तैयार है। राजेश अग्रवाल से फंडामेंटल नजरिया समझेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन और स्नेहा सेठ हैं। 220 पर Q1 के अपडेट के बाद बैंकिंग सेक्टर की सेहत की तरफ से क्या इशारा आ रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज की बीएफएसआई एनालिस्ट ज्ञानदा वैद्य से बातचीत होगी। और साथ ही साथ 235 पर यतिन मोहता आपको बताएंगे आज डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी तेजी क्यों बनती दिखाई दे रही है। 2:45 बजे लक्ष्मण से जानेंगे ब्रिटेन में जो नई सरकार आई है उसके बाद जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत होनी थी उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, भारत ब्रिटेन के रिश्तों में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। 250 पर एलेक्स इक्विटीज के दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट बिग वॉइस में। फिर ऑफ कोर्स फोकस डीलिंग रूम के एक्शन पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने हर्षदा से पूरे कार्यक्रम का क्रम समझा। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। हमारा स्क्रीन पर इस वक्त पूरा का पूरा पैनल मौजूद है। स्नेहा सेठ, राजेश सतपुते, प्रकाश गाबा सर, रचना वैद्य और मानस जायसवाल इस वक्त मौजूद है। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश सर, आपका पहला ट्रेड? और मेरा पहला ट्रेड है, शायद सुबह आपने उसका डिस्कस किया या स्पॉट किया है, वो है टीवीएस मोटर। शायद कल और एक दिन में आपने बहुत किया है। टीवीएस मोटर में तेजी है, ट्रेड करा है 2421 पर। बेस बढ़िया बना था कल
आज एक कंटिन्यूएशन फॉलो अप पैटर्न है, स्टॉप होना चाहिए 2400 का, सिर्फ 21 रुपए का। टारगेट मुझे 2500 के नजर आते हैं, हो सकता है आज कल में नजर आए, मतलब मंडे तक भी पॉसिबल है। यस, टीवीएस मोटर। ओके, टीवीएस मोटर्स सर, ये दरअसल आज ट्रेड था खुलते ही साथ पहला मानस का, और ये मेरे ख्याल से 2402 की ट्रेजेक्टरी में पिक किया था मानस ने, इसीलिए मैं जिक्र कर रहा था। स्टॉक फ्यूचर्स मेरी फाइंडिंग कभी नहीं होती है, वह मानस का ट्रेड था ये। मानस अच्छा ट्रेड था ये, ऑलमोस्ट आज डे हाई तक गया, वहाँ पे प्रकाश सर इसको पिक करते हुए। आपका ट्रेड मानस इस वक्त का? वीरेन जी, मेरे ख्याल से ओएनजीसी पे ध्यान देना चाहिए। ओएनजीसी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और अगर हम 4-5-6 दिन देखें तो यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स तो बनना शुरू हो गए थे। आज हमें वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए ओएनजीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 282 के रहेंगे, और अब टारगेट आपको 300 रुपए के सेट करने हैं ओएनजीसी में। ऑप्शन में आप 290 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 8 रुपए के आसपास का प्राइस है। 5 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं, और 14 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए ONGC 300 की तरफ बढ़ रहा है, तेजी वाला ट्रेड रहेगा ये। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। सो फार्मा स्पेस में मुझे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, और सन फार्मा ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद फाइनली कल के दिन थोड़ी सी एक अपमूव दिखी है। 1555 के आसपास एक हर्डल था जो कि काउंटर ने सरपास किया है। आज थोड़ा सा फॉलो अप बाइंग भी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपवर्ड मूव कंटिन्यू हो सकता है, स्पेशली कंसिडरिंग जिस तरह से निफ्टी चल चुका है अब। तो आई वुड से करके कि यहाँ से फार्मा स्पेस में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस 1537 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 1620। 1620 के लिए एक अपॉर्चुनिटी सन फार्मा में। रचना जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा इस वक्त वो रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ये हमारे क्लाइंट्स के पास भी है, और इसमें रीसेंट मोमेंटम क्रिएट हुआ है जो एक फ्लैट पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहा है इन राइजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर हम 792 के SL के साथ इसको बाई कर सकते हैं, तो अपसाइड पे ये इंट्राडे में 815 तक जा सकता है, और अगर मल्टी डे के लिए कोई होल्ड करने को तैयार है तो ये 820 और 30 तक भी जाने के लिए आने वाले 2 to 4 डेज के अंदर तैयार है। जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस अच्छा कर रहा है, और ये पेयर ट्रेड है, मतलब अमूमन LIC कैनफिन होम्स एक साथ चलते हैं। इसने रिक्वायर्ड रेस्ट लिया था पिछले 4-5 सेशन में, सुबह हम जिक्र कर भी रहे थे इसका स्ट्रॉन्ग डे हाई पर। मीनवाइल HDFC बैंक एक फर्दर डे लो क्रिएट करता हुआ, चाहे वो FMCG है, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो रिलायंस इटसेल्फ हो, जो भी ऊपर की तरफ थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वो सारा का सारा आई थिंक जो इम्पैक्ट है, फोर्स है, वो सिंक हो रही है HDFC बैंक के कारण। अब देखिए रेस्ट ऑफ द मार्केट और HDFC बैंक कंप्लीटली क्रॉस कॉम्बिनेशन इस वक्त है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है IRCTC पे। मुझे लगता है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये चला गया है, 50, 100, 200, और आप कह सकते हैं कि 10-20। तो ये जो मेन जो क्लस्टर था इसके ऊपर अगर ये चलता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रैली होनी चाहिए, लॉन्ग बिल्टअप भी है। तो 1035 चल रहा है, 1030 के ऊपर हमें बाय करना है। जो भी डिप मिलेगा 1030 के आसपास तो हमें IRCTC बाय करना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1020 का। तो हमारा जो स्विंग ट्रेड है इसका पहला टारगेट होगा 1055 का, और अगर मैं सही हूं तो प्रोबेबली ये 1100 की तरफ भाग रहा है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जाएगा, लेकिन IRCTC में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। ओके, ये फिलहाल IRCTC में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। अगर ट्रेड के लिहाज से बात किया जाए तो मैं सेल के साथ जाना चाहूंगा। चौथी तिमाही में थोड़े दबाव में थे नतीजे, क्योंकि रियलाइजेशन भी डाउन था, रॉ मटेरियल प्राइसेस अप थे, लेकिन अब चूंकि कोकिंग कोल प्राइस थोड़े कूल डाउन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है रॉ मटेरियल प्राइसेस से जो दिक्कतें थी वो दूर होती हुई नजर आई। दूसरे, मार्च 2024 के एंड में 350 बिलियन का उनका डेट था, जो कि मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कहा है कि इस साल में वो 300 बिलियन तक कर देंगे, माने 50 बिलियन के डेट रिड्यूस हो जाएगा। फोकस कैपेसिटी एक्सपेंशन पर है,
जो कि इस वक्त 20 मिलियन टन की कैपेसिटी है, जो कि वो करीब करीब 35 मिलियन टन की करना चाहते हैं अगले FY32 तक। चाइना की रीओपनिंग, मेटल के सपोर्टिंग प्राइस सारे इनके फेवर में जा रहे हैं। और आज जो न्यूज आई कि 3 कंपनियां इनके साथ मर्ज होगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो नंबर्स में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा और कैपेसिटी करीब करीब 50% बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे, रिजल्ट्स वगैरह को लेकर डिस्काउंट हो चुके हैं। छोटी अवधि में 165-170 के टारगेट हो सकते हैं, बट अगर इसे थोड़ी मध्यम से लंबी अवधि रखी जाए तो ऊंचे टारगेट भी हो सकते हैं। ओके, सेल आपका अगर आप देखें तो मेटल्स में आपका एक व्यू आप ग्रिप करते हुए इस वक्त, और मेरे स्क्रीन पे इस वक्त HDFC बैंक फर्दर सिंक करता हूँ। लेकिन एक स्टॉक अगर आप देखें चल रहा है, मूव आ रहा है, मेरे स्क्रीन पे इसकी कॉल ऑप्शन सारी डे हाई पर है। लुक एट मैरिको, मैरिको लेके आइए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आएगा, इज़ एट डे हाई, और मैं देख रहा हूँ कि 600, 590 और 610 3-4 कॉल्स काफ़ी एक्टिव हैं। मानस 616, और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें आज 13 जून से लेके अब तक चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बहुत खूबसूरती से इजेक्ट करता हुआ। आपका व्यू क्या है मानस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे कैसे अप्रोच करेंगे, और ये ब्रेकआउट क्या 630, 645 के पोटेंशियल रखते हैं? देखिए, मैंने 3 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके रखे थे 2 बजे के शो के लिए थे, तो उनमें से एक मैरिको था, क्योंकि मैरिको ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। इंट्राडे चार्ट पे रिवर्सल पैटर्न्स बने हैं, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक बेहतर रहेगा कि 620 का कॉल ऑप्शन जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक आपको 25 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 620 की कॉल ये ट्रेड कर रही है 1450 पे। कुछ देर में इसको देखेंगे एक बार। 1450 पे 620 कॉल ऑप्शन मैरिको, इनफैक्ट पूरा का पूरा FMCG। स्नेहा, आपकी राय, FMCG को आपने आई थिंक रीड किया होगा, कल बाजार के मतलब एक्सपायरी के दिन निफ्टी के सिंक होने से पहले ही, बहुत पहले ही फार्मा ने एक आई थिंक अपने आप को फ्रंट फुट पे लाके खड़ा कर दिया था, और आज निफ्टी FMCG। आपका टेक स्नेहा, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप FMCG को, और आपके प्रेफर ट्रेड क्या है? FMGC अगर आप काउंटर देखें तो काफी वहां पे ये स्पेस में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। UBL अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है, आज नियरली 4% ऊपर है। मुझे लग रहा है करके कि जिस तरह की ओवरऑल मोमेंटम है और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है उसके, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ही ये काउंटर ने रिबाउंड किया है। मुझे लग रहा है ये पॉइज्ड है टुवर्ड्स इट्स रिकॉर्ड हाईज जो है, हमने जो 2170 180 ये लो लेवल्स है वो वापस से देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी के लॉन्ग्स है तो वो फ्रेश लॉन्ग्स ले भी सकते हैं अगर करना है। स्टॉप लॉस इसमें अगर मेंटेन करना, दैट विल बी अराउंड 2060 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। FMCG में एक अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट FMCG की बात कर रहे हैं तो एक ट्रेड जो ब्रिटानिया का सुबह में मार्केट खुलने के साथ ही डिस्कस हुआ था, वो राजेश जी ने दिया था। राजेश जी, टारगेट अचीव हो गया, अब क्या करना है? 55.25 पर बुक करें या फिर कैरी करें? आई थिंक आपका 55.50 का टारगेट था जो कुछ देर पहले टच हुआ। हाँ जी, हर्षदा जी सुबह फ्यूचर में दिया था, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। हर्षदा जी देखिए, मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 5600 5640 का होगा। तो देखिए, इंट्राडे अगर स्विंग का ट्रेड लिया है किसी ने प्योरली ऑन द इंट्राडे बेसिस, तो मुझे लगता है दिस इज अ लेवल कि जहां पे आपको एग्जिट करना है, बुक करना है प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई इसे कैरी करना चाहता है तो 5500 5500 इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसके लेके जाइए, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन रिस्क और के सामने रिवॉर्ड 1:2 होगा, तो प्रोबेबली 100 पॉइंट का मूव और बनता है। तो ब्रिटानिया लुक्स गुड टू मी, रादर मुझे FMCG सेक्टर बढ़िया लगता है, ऐसे डिफेंसिव होगा थोड़ा होगा। और एक और स्टॉक जो आप क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स, इस घंटे इनफैक्ट कार्यक्रम शुरू करने से लेकर अब तक पिछले 20 मिनटों में आप गौर करिएगा, ये ½ % के गेन्स दिखा रहा है। तो डे हाई के आसपास ही ट्रेड देखने को मिला है, 63.12 के आसपास ये जो ट्रेड इस समय है। लेंगे आप और पोजीशन कैरी करनी है राजेश जी? अर्षदा जी, अपोलो हॉस्पिटल सुबह दिया था मैंने बाजार खुलने के बाद, और इसका टारगेट 6350 पहला था एक्सक्यूज मी, और 6400 दूसरा था। तो मुझे लगता है जिस तरह से ट्रैक्शन आया है लेट सेशन, तो यहाँ पे मोमेंटम चलेगा। 6350 इंट्राडे स्विंग जिन्होंने प्ले किया उसके लिए तो टारगेट हुआ, तो दे कैन बुक द प्रॉफिट। लेकिन पोजीशन मुझे लगता है अभी भी रखने लायक है, और अगर मैं सही हूँ तो ये कम से कम 6550 से 6600 का टारगेट अनफोल्ड करता है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो इतने जल्दी ये रिट्रेस नहीं होगा।
तो नया स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 6280 का। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे, और मैं अभी कुछ देर में बैंकिंग पे डिस्कशन शुरू करूंगा, बट मीनवाइल जो बात मैं कह रहा था ना आपको, आप जरा एक बार क्रॉस चार्ट देखिए HDFC बैंक वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 850 to 50 डे हाई पर आपका SBI और HDFC बैंक डे लो पर। तो अगर बैंक निफ्टी अपने इंट्राडे लो से अपने 52,200 के 52,000 के जोन को सिक्योर कर रहा है, 52,500 की निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे हाई पर आके स्टेट बैंक में ट्रेड करता हुआ। डॉक्टर साहब पूरा बैंकिंग रखेंगे जरा आप PSU बैंकिंग बास्केट, चाहे वो आपका ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, PNB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, आज सारे के सारे कमांडिंग पोजीशन में हैं, अच्छा मूव दे रहे हैं। PNB 122.50। हल्का सा एक नज़रिया आपका प्रकाश सर SBI पे, क्या फाइनली इस ट्रजेक्टरी से निकलने की कोशिश कर रहा है? आपका टेक इस वक्त? SBI का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि शायद यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। 852 पे ट्रेड कर रहा है, साइडवेज जोन है नो डाउट। स्टॉप होगा 846, ज्यादा नहीं है, तो 6 रुपए का स्टॉप। ऑन द अपसाइड अगर 864 के टारगेट नजर आते हैं, यस ले सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए, तो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डी हाई पर आके ट्रेड करता है। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस बातचीत से हटते हैं और थोड़ा सा एग्जैक्टली बाजार की एक और प्रोस्पेक्टिव को लेकर बात करते हैं। आपने बहुत समय से, अगर आप देखें, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, आपने AI के बारे में सुना। बाजार में किस तरीके से, अगर आप देखें, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना है, उसको लेकर कुछ देर में मैं एक डिस्कशन शुरू करूंगा। लेकिन अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग को लेकर बात करना शुरू करते हैं। पहले देखिए, आज सुबह सुबह हम हर्षदा से जब PNB पे बात कर रहे थे, HDFC बैंक पे बात कर रहे थे, PNB के हर्षदा ने जो आई थिंक जो नंबर समझाए थे आपको क्वार्टरली अपडेट में, वो कहीं अच्छे थे। हर्षदा, पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जब आपने इन दोनों क्वार्टरली अपडेट्स को पढ़ा, किन किन आई थिंक पॉइंट्स पे आपको HDFC बैंक के इस क्वार्टरली अपडेट्स में काफ़ी वीकनेस नज़र आई, और वही चीज़ सरकारी बैंकों में और PNB में क्या पॉजिटिव थी? वीरू, एक चीज़ है जो ऑफ कोर्स HDFC बैंक के फेवर में नहीं गई है, वो ऑफ कोर्स उनका ओवरऑल कासा डिपॉजिट है जो घटता हुआ दिखाई दिया 5%। लेकिन अगर आप सिर्फ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, क्योंकि मैं एप्पल टू ऑरेंज नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि सरकारी बैंकों की स्थिति अलग होती है, HDFC बैंक जैसी निजी बैंकों की स्थिति अलग रहती है। अब देखिए डिपॉजिट और एडवांसेस में एग्जैक्टली हुआ क्या है। HDFC के केस में हमने देखा है दोनों डिपॉजिट्स और साथ ही साथ एडवांसेस जो हैं वो फ्लैट रहे हैं। हल्की सी गिरावट आई है, 0.3% डिपॉजिट घटा है और एडवांसेस 0.8% घटे हैं, तो मैं इसे फ्लैट कहूंगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन इसी के सामने अगर आप PNB जैसी स्थिति देखें, और PNB बैंक का अकेले अगर आप डिपॉजिट डोमेस्टिक मार्केट का देखें, तो वहां पर करीब 2-2.5% का इजाफा देखने को मिला है। एडवांसेस भी 5% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये एबरेशन क्यों है वो ऑफ कोर्स हमारे जानकार ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे, लेकिन ये एक बड़ा स्टार्क डिफरेंस था। और दूसरी तरफ हमने एक चीज नोटिस की है, जो कासा डिपॉजिट है वो HDFC के केस में घटा, और उसी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उभर कर आई है। इनफैक्ट करंट अकाउंट में गिरावट देखने को मिली है, और HDFC के लिए जो है ना, ये सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स भी घटते हुए दिखाई दिए हैं। अब एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, वो कह रही थी कि शायद ये इलेक्शन पीरियड के चलते हुआ होगा, बट एग्जैक्टली ये नंबर्स को लेकर क्या चिंता करनी चाहिए या नहीं, आज का ये जो 4.5% का नुकसान आया है वो कितना सीरियस है, उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्ञानदा जुड़ रही हैं, जो इस पूरे सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक भी करती हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के लिए। ज्ञानदा, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये जो वीरू ने सवाल पूछा था कि HDFC बैंक और PNB में क्या बड़ा डिफरेंस है, क्या ये सोचना सही होगा कि शायद निजी बैंकों के लिए थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है कंपेयर टू PSU बैंक्स, क्योंकि PSU बैंक्स में Q4 में स्टेबिलिटी थी और उम्मीद ये थी कि स्टेबिलिटी कंटिन्यू होगी, वो शायद HDFC बैंक के Q1 अपडेट में नहीं दिख रहा है।
जी, हाय, गुड आफ्टरनून। सो एचडीएफसी बैंक ने जो अपने Q1 का प्रोविजनल अपडेट दिया था, वो मतलब ऑन द डिपॉजिट फ्रंट काफी डिसअपॉइंट हुआ है, क्योंकि ग्रोथ फ्लैटिश है वर्सेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो बैंक ने Q4 में दी थी। अभी यहाँ कासा Q1 देखे तो Q1 इज जनरली भी थोड़ा सॉफ्ट रहता है ग्रोथ अगर देखे तो। एचडीएफसी का पॉइंट इज कि वहां पे उन्होंने कासा में दे हैव लॉस्ट शेयर। ऑल्सो अगर दूसरे बैंकों के हम देखें जहाँ पे प्रोविजनल अपडेट दिए हैं, आप फेडरल देखें जहाँ पे उन्होंने काफी हेल्दी डिपॉजिट ग्रोथ की है। एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट शायद लूज कर सकते हैं ये क्वार्टर में। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि एक तो वर्सेस एक्सपेक्टेशंस डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा कम आया है, और ये मार्जिन्स पे भी वे कर सकता है फॉर एचडीएफसी बैंक इस क्वार्टर में। सो हम पकड़ के चल रहे थे कि मार्जिन में स्टेबल रहेंगे या फिर हल्का सा इंप्रूवमेंट दिख सकता है, जो हमने Q4 में भी देखा था। क्योंकि लोन बुक कंपोजिशन अगर हम देखें तो रिटेल लोन्स का ग्रोथ फिर भी फ्लैटिश रहा है वर्सेस वेरी स्लाइट डी ग्रोथ या इन द ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है एचडीएफसी बैंक का। पर ये स्थिति सिर्फ एचडीएफसी बैंक के लिए सीमित नहीं है। अगर आप आरबीएल का भी देखें, जो आप डिपॉजिट की बात कर रहे थे, आरबीएल के केस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट्स 2% घटे हैं। इनका कासा रेशो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ ऑफ कोर्स दिखाई दिया है। और यही अगर मैं कॉन्टेक्स्ट यूको बैंक का रखूं तो यूको के केस में भी हमने देखा है टोटल डिपॉजिट्स में बढ़त है। तो क्या इस समय रिटेल निवेशक ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं अपने डिपॉजिट सरकारी बैंकों में रखना वर्सेस दीज प्राइवेट बैंक्स? वैसा है क्या कुछ इन्फ्लुएंस? क्या वो बेहतर रेट दे रहे हैं? नहीं, कंपटीशन तो हर जगह है और ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स आर वेरी कॉम्पिटिटिवली प्राइस जब टीडी रेट्स आते हैं। तो हम लोग ऐसा इन्फरेंस तो वी आर नॉट कमिंग टू दैट कंक्लूजन कि डिपॉजिट्स द कंज्यूमर्स आर प्रेफरिंग पीएसयू बैंक्स। बट जी, ये क्वार्टर 100% डिसअपॉइंट किया है फॉर मोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जब डिपॉजिट्स देखे हम तो। जी नंदा, एक और चीज़, अब तक जो भी हमने अपडेट्स देखे उसमें एक चीज़ अक्रॉस द बैंक्स वेदर इट्स प्राइवेट एंड पीएसयू सब में विजिबल है, वो है कासा में सब्सटेंशियल ड्रॉप। अभी हमने सिटी यूनियन बैंक के केस में मेरे ख्याल से वही देखा था उनके अपडेट्स में। ये अब अगर यही ट्रेंड परसिस्ट रहा तो कासा की एवरेज ट्रैजेक्टरी कहाँ पर आ जाएगी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और वर्षों में, और इससे क्या ओवरऑल एनआईएम्स की ट्रैजेक्टरी है उस पर कितना डेंट पड़ेगा आपके मुताबिक? जी, सो ओवरऑल डिपॉजिट का जो मोमेंटम रहेगा या उसकी जो ट्रेजेक्टरी रहेगी फॉर अस, दैट शुड डिसाइड क्रेडिट ग्रोथ कैसे परस्यू करेंगे बैंक्स। अभी वहाँ डिपॉजिट ग्रोथ अगर यहाँ से इम्प्रूव होता है तो क्रेडिट ग्रोथ उस सपोर्ट कर सकता है टू द डिपॉजिट ग्रोथ, एंड ऑल्सो वो थोड़ा मार्जिन्स में दिख सकता है। फिलहाल यहाँ पे हमें लग रहा है कि डिपॉजिट रीप्राइसिंग इट्स ऑलमोस्ट काफी हद तक हो चुका है। मार्जिन कंप्रेशन तो दिखेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक्स के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वांटम रहेगा उसका ऑफ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन वो घटता जाएगा। सो हमने जो पूरे साल में देखा उससे कम क्वांटम ऑफ मार्जिन कंप्रेशन हमें फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में देख सकते हैं, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। नदा, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, नाउ कमिंग बैक टू एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इसी ने पूरा माहौल बिगाड़ा है और इसी ने मूड सुधारा भी था जब ये शेयर होल्डिंग के डिटेल्स आए। उस दिन स्टॉक अच्छा भागा और कल और आज में उससे ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अब ये फिर से जो 1650 के आसपास दिख रहा है, क्या दोबारा अपॉर्चुनिटी होगी या फिर आपको लग रहा है कि अर्निंग्स के बाद ज्यादा बेहतर व्यू लिया जाएगा कि किन लेवल्स पर खरीदना है? क्या फियर है कि ये स्टॉक और करेक्ट हो सकता है? जी, एचडीएफसी बैंक हम लॉन्ग टर्म के लिए हम अभी भी पसंद करते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है, मैनेजमेंट भी काफी क्लियर है इन टर्म्स ऑफ
मार्जिन इंप्रूवमेंट। सो एचडीएफसी स्टॉक के लिए मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड आरओए इंप्रूवमेंट जो जिस पे दबाव आया था आफ्टर द मर्जर, वो इंप्रूविंग ट्रेंड अगर दिखाता है तो स्टॉक का री रेटिंग आ सकता है। अभी मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए बैंक सही दिशा में जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटेल पोर्टफोलियो बढ़ाना इन द ओवरऑल मिक्स। ऑल्सो जैसे एचडीएफसी लिमिटेड के हाई कॉस्ट बोरोइंग्स करते जाएंगे और बैंक जैसे प्रोग्रेस करेगा इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, उसको रिटेल डिपॉजिट से सब्स्टिट्यूट करना, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट दिख सकता है हमें ओवर द मीडियम टर्म। तो यहाँ पे हमें वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव, फेयरली डिसेंट लगते हैं फॉर एचडीएफसी बैंक, और हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं फिलहाल एचडीएफसी पे। ओके नैंदा, आपका पीएसयू बैंकिंग बास्केट में इस वक्त प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? अच्छा, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि अगर अब मैं सिर्फ एग्जिट पोल डे को अगर इस पूरी प्राइस आई थिंक हिस्ट्री से निकाल दूँ, वो जिस दिन गैप अप था उसके बाद हम सिंक हो गए। एसबीआई ने अभी एक मूव अच्छा दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली ये वहीं पर ही है जहां अर्निंग्स से पहले था, और लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एसबीआई पे आप लोग का एक फेयर प्राइस टारगेट क्या है? हमारा एसबीआई पे बाय है और हमारा टारगेट 1010 है। तो हम एसबीआई पे, वो हमारा प्रेफर्ड पिक है इन द ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस, क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी स्टेडी लग रहे हैं। जो रिटेल से ग्रोथ आ रहा है, कॉर्पोरेट ग्रोथ पिकअप होगा तो उसमें और थोड़ा बेटर चांसेस हो सकता है क्रेडिट ग्रोथ का। उनका सीडी रेशो भी काफी बैलेंस्ड है, जो आरबीआई काफी क्वार्टर से बोल रहा है कि बैंक्स को एक बैलेंस सीडी रेशो मेंटेन करना चाहिए। तो एसबीआई उस मामले में भी काफी बेटर प्लेस्ड है वर्सेस मेनी ऑफ द अदर प्राइवेट बैंक्स। ऑल्सो क्रेडिट कॉस्ट अभी भी लो है, हमें कोई मेजर चैलेंज नहीं दिख रहा है असेट क्वालिटी पे एसबीआई पे। तो बैंक का जो आरओए ट्रेजेक्टरी है 1 to 1.1% का, वो आगे जाके भी मेंटेन हो सकता है। ऑल्सो अगर निम्स की बात करें एसबीआई के लिए, हमें नहीं लग रहा है कि बहुत कंप्रेशन आ सकता है यहाँ से फॉर एसबीआई। मार्जिनल वो सारे ही बैंक्स में दिखेगा। एसबीआई रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है टू मेंटेन स्टेडी मार्जिन्स जो हमने FY24 में देखे थे उस हिसाब से। जी अच्छा, एक प्रश्न और आपसे लूँगा मैं यहाँ पे नैदा, कि एक स्टॉक है फेडरल बैंक, मिड कैप बैंकिंग में। मेरे ख्याल से पूरी बैंकिंग में, एंटायर बैंकिंग यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर इस वक्त 186.40 एट ऑल टाइम हाई। यहाँ क्या पॉजिटिव्स हैं? क्या आई थिंक वो जो इनका जो सब्सटेंशियल रेवेन्यू आता है, इनका सब्सटेंशियल बिजनेस जो आता है गोल्ड फाइनेंसिंग से, क्या ये उसका इम्पैक्ट है जो कि हमने मुथूट और मन्नापुरम के केस में भी देखा? और फेडरल बैंक पे क्या इस प्राइस पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें या फिर कुछ ऊपर के टारगेट्स हैं आपके? जी, हम फेडरल बैंक पे भी काफी पॉजिटिव है। ग्रोथ तो वहां पे चले ही जा रहा है, उनका फोकस बहुत क्लियर है कि वो हायर यील्डिंग सेगमेंट्स में जाना चाहते हैं, लेकिन विद अ कॉशियस अप्रोच कि वहां से असेट क्वालिटी पे कोई मेजर कंसर्न ना आए। तो यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखता है, जबकि ये हाई यील्डिंग जो प्रोडक्ट्स है उसका शेयर इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो जैसे उसके लिए बढ़ेगा। उसका क्रेडिट कॉस्ट, फेडरल बैंक के क्रेडिट कॉस्ट भी काफी मैनेजेबल लेवल्स पे है, और फेडरल में भी हमें कोई मेजर असेट क्वालिटी कंसर्न फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस या फिर क्रेडिट कॉस्ट जो ट्रेजेक्टरी रहेगा ओवर द मीडियम टर्म, वो भी काफी बिनाइन रह सकता है। स्टॉक का वैल्यूएशन भी हमें सस्ता लगता है और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चलता है, डिस्पाइट जो शार्प रनअप देखा है हमने पिछले कुछ महीनों में। उसमें एक मॉनिटरेबल है फॉर फेडरल बैंक इज यहाँ से जो एमडी सीईओ आएंगे, जो अनसर्टेनिटी है अभी उसको लेकर, वो एक हमारा की मॉनिटरेबल है फेडरल बैंक। लेकिन हमें अभी भी पसंद है उसका आरओए डिलीवरी यहाँ से 1.3% का तो बना रहेगा। एंड अगर ओपेक्स यहाँ से कम होता है या फिर मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेशन से बेटर होता है, तो हम आरओए में इंप्रूवमेंट भी देख सकते हैं। तो वो यहाँ से और अपसाइड दिखा सकता है फेडरल बैंक, ऐसा हम मान लगा के चल रहे हैं। ज्ञानिदा, एक फाइनल क्वेश्चन, फिर से निजी बैंकों में एचडीएफसी को लेकर थोड़ा सा रिस्क है, बट ऑफ कोर्स होप भी है कि अगस्त में वो एमएससीआई एडिशन होगा तो पैसिव फंड फ्लो आएगा। लेकिन इस सबके बीच आईसीआईसीआई बैंक में रेजिलियंस बनी हुई है। आज देखिए निफ्टी बैंक जहां पर 600 पॉइंट टूटा है, ये शांत है, यहाँ पर क्रैक्स नहीं आए, इट्स माइल्डली डाउन 4 रुपए। तो क्या ये बेहतर ट्रेड रहेगा अप टू रिजल्ट्स एटलीस्ट?
जी, सो आईसीआईसीआई एक बहुत ही कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा है। अगर हम पूरे प्राइवेट पैक को देखें तो ग्रोथ पे देखें या फिर मार्जिन्स काफ़ी अच्छे मेंटेन किए हैं। डिपॉजिट ग्रोथ या फिर सीडी रेशो भी बैंक का काफ़ी हेल्दी रहा है एंड वी डोंट सी कंसर्न्स आईसीआईसीआई पे और वो हमारा प्रेफर्ड पिक रहता है इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। न्यानदा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। तो ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक एक प्रेफर्ड ट्रेड रहा है। आज एचडीएफसी बैंक भले ही क्रैक्स दिखा रहा हो, लेकिन गिरावट में खरीदारी का मौका है। थोड़ी सी चिंता ऑफकोर्स बनी है उस Q1 अपडेट के बाद, लेकिन लेट्स सी कि Q1 के नतीजों में फाइनली क्या कमेंट्री आती है और क्या आउटलुक कंपनी देती है आने बाकी FY25 के लिए, बाकी 3 तिमाहियों के लिए। चलिए, मार्केट का एक्शन अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 600 पॉइंट के नुकसान पर इस बीच कविता जैन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता से एक फटाफट ट्रेड लेते हैं और फिर इस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ने लगा है कैपिटल मार्केट्स में, उसकी बातचीत होगी। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। सो इस समय एफएमसीजी पर एक स्विंग ट्रेड देंगे, जहां मुझे एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल की प्लेसमेंट अच्छी लग रही है। ऑन अ वीकली चार्ट मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाया है काउंटर ने। सो एज ऑफ नाउ 2530 के लेवल पर है। अंटिल काउंटर 2500 के लेवल के ऊपर होल्ड है, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है 2600-2650 के लेवल आते दिखेंगे आने वाले 1 या 2 दिन में। ओके, तो आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर एचयूएल में एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन मार्केट्स में एक बड़ी चीज़ जो इस समय उभर कर आ रही है वो ऑफ कोर्स एल्गो ट्रेडिंग, हम सब जानते हैं, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा भी खूब होने लगी है। कैपिटल मार्केट्स में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई कैसे कैपिटल मार्केट्स के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और आगे बदल सकता है ओवरऑल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस और मैकेनिज्म, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ यू ट्रेड के फाउंडर और सीईओ कुणाल नंदवानी है। कुणाल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। ऑफ कोर्स एआई लगभग हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है। एल्गो एक नई चीज़ नहीं है, लेकिन एल्गो के साथ एआई जोड़ना, ये एक चीज़ आप लोग अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। किस तरह के यूज़ केसेस उभर कर आए हैं और कितना रिस्पॉन्स मिला है इसकी तरफ? देखिए, एआई ने पिछले 2-3 साल में एक चीज़ प्रूव की है कि अब इंटेलिजेंस जो है वो मशीन से भी आ सकती है। अभी तक मशीन नहीं तो सिर्फ ऑटोमेशन के लिए यूज़ होती थी, बट जो हम इंसानों में इंटेलिजेंस है वो मशीन कॉपी कर पा रही है, उस लेवल की इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर पा रही है। अगर हम पहले फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए देखें, आप अगर एक सेक्टर कंज्यूमर कवर करते हैं, अभी बैंकिंग इंडेक्स की बात हो रही है, तो बैंक का रिसर्च एनालिस्ट बैंकिंग ही कवर करेगा, 10-20 स्टॉक्स कवर करेगा, 50 करेगा। पर इमेजिन कीजिए अगर आप ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा पाएँ कि आप क्या देख रहे हैं, आप रेगुलेशन देख रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, क्रेडिट रिस्क देख रहे हैं, कुछ चीज़ें देख रहे हैं, और अगर आप अपनी एआई को ये चीज़ें सिखा पाएँ कि आप क्या डेटा से क्या प्रेडिक्ट करते हैं और एआई आपके लिए अगले लेवल का काम करे। मान लीजिए आपको कंज्यूमर का स्टॉक कवर करना शुरू कर दे या फिर किसी फार्मा सेक्टर या कोई और सेक्टर कवर कर ले, तो एआई आपकी इंटेलिजेंस को मल्टीप्लाई कर सकता है। मान लीजिए आपको जूनियर रिसर्च एनालिस्ट वर्चुअली फ्री में मिल गया जो आपके लिए सारे काम कर सकता है। उसको एक बार ही सिखाइए कि आप इंटेलिजेंस है क्या, आपने कैसे सोचा कि ये ट्रेड ऐसे कीजिए फेडरल बैंक में या एचडीएफसी बैंक में ऐसे कीजिए, कुछ आपका दिमाग कहीं चला। ये चीज़ें अगर आप एक चीज़ बोलते हैं एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई को आप से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, एआई थोड़ी डिफरेंटली बात करती है। एआई से चैट जीपीटी या क्लॉड एंथ्रोपिक का है, बहुत सारे एआईज हैं, उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो उससे आपको अब इंटेलिजेंट आंसर्स मिल रहे हैं जो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस है, उससे आप अपना काम स्केल कर सकते हैं। अगर आज आप एक स्टॉक कर रहे हैं, आप 100 कवर कर लीजिए। आप फंड मैनेजर एक तरह की स्ट्रैटेजी या एक तरह की एलोकेशन करते हैं तो आप 10 तरह की कर सकते हैं, और इसमें आपकी वो हेल्प ही कर रहा है। एआई बिकम्स एन एजेंट फॉर यू, एआई बिकम्स योर कॉलीग इन द फ्यूचर। तो ये एआई का डेवलपमेंट है। एल्गो ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली, या ट्रेडिंग में अगर आप कोई डेटा एनालाइज करना चाहते हैं कि मान लीजिए आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है एग्जांपल के तौर पे, और मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई की स्टेटमेंट्स के बाद क्या लाइक्लीहुड है कि वो रेट कट करेंगे या नहीं, या रेट इंक्रीज करेंगे कि नहीं, ये पैटर्न एनालिसिस डेटा देखकर, या ट्रेड्स का रोज़ का ऑप्शन फ्यूचर का डेटा, इतना सारा डेटा होता है, इतनी सारी ट्रेडिंग होती है, डेटा देखकर वो आपको इंटेलिजेंटली पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके दे सकता है, स्ट्रैटेजीज में सजेशन दे सकता है कि आप इस तरह से स्ट्रैडल बनाइए, बॉक्स बटरफ्लाई कोई स्ट्रैटेजी से ट्रेड कीजिए, कुछ भी ट्रेड बनाइए, फ्यूचर ऑप्शन के कॉम्बिनेशन में कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एआई आपको
इंसान की जहाँ पर हमारी एक लिमिटेशन है, हम कितना सोच सकते हैं, हम कितना दिमाग लगा सकते हैं, मशीन आपको नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस दे रही है। और ये इंटेलिजेंस डेमोक्रेटाइज हो गई है। सिर्फ $20 मंथ पे एक चैट जीपीटी का लाइसेंस मिलता है और आपको वो सारे काम करके दे रही है। सो इससे आप अपना काम स्केल कर सकते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंटली काम कर सकते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंटली ग्रो और इवॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस एआई। कुणाल, मैं बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के इस पॉइंट पे। रिटेल के लिए एआई का मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूँ, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे तक एआई कौन पहुँचाएगा, कैसे पहुँचाएगा, इस पे थोड़ी सी टिप्पणी करिए, और मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर पाऊँगा? हम कोशिश कर रहे हैं हम पहुंचा पाएँ, और भी प्लेटफॉर्म्स, ब्रोकर्स पहुंचाएंगे आप तक। होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आप एक रिटेल निवेशक हैं, आपके पास आज वो एक्सेस नहीं है जो फंड मैनेजर्स के पास है। आप प्रमोटर की हर कॉल पे नहीं है, आप इन्वेस्टर रिलेशंस उतना ट्रैक नहीं कर रहे, आपके पास बैलेंस शीट एनालिसिस की लेट्स से कैपेबिलिटी लिमिटेड है। एज इंडिविजुअल एवरेज रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो एआई से आप सारा डेटा तो अवेलेबल है, स्टॉक एक्सचेंजेस की फीड्स में आता है, सारा प्रमोटर इन्वेस्टर रिलेशन कॉल्स आते हैं, सारा डेटा होता है। अगर आप एआई को सारा डेटा फीड करें तो वो आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि देखिए ये प्रमोटर ने जब ये कहा है तो उनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है उसके बाद, या जब उनकी बैलेंस शीट में, या अगर कोई कंज्यूमर कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में उनके नंबर्स बढ़े हैं तो उनका ऐसे ग्रोथ हुआ है। तो एआई आपको आपके और फंड मैनेजर के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटेलिजेंस का, नॉलेज का, ज्ञान का, बुद्धि का, वो सब ब्रिज करने वाला है। इफ़ एनीथिंग, मेरा ये व्यू है, 5-10 साल दीजिए, हर रिटेल इन्वेस्टर एक फंड मैनेजर के बराबर की इन्फॉर्मेशन ले सकेगा, इंटेलिजेंस रख पाएगा, क्योंकि एआई ये उसके लिए आसान कर देगा। तो ये आपके पास आज आप यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी में जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये सब के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। पर बट बात तो यही है ना, और वो रोचक है कि अगर प्राइस के उस तरफ भी एआई है, प्राइस के इस तरफ भी एआई है, आई मीन इन नॉर्मल ट्रेडिंग जो चीज़ मेरे को ख़राब लग रही है वो आपको अच्छी लग रही है, तो एक प्राइस डिस्कवर होता है। बट जब दोनों तरफ एआई खड़ा होगा तो प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी, है ना? ये भी तो चीज़ है ना सर। देखिए एआई, सारे बायर होंगे, सारे सेलर होंगे, मैं सिर्फ एक भविष्य की बात कर रहा हूँ। नहीं, फेयर क्वेश्चन, आप मेरी बात समझिए होंगे ना? बिल्कुल सर। देखिए आज एआई आपको ना एनालिसिस बेटर करके दे रहा है, वो एनालिसिस करके दे रहा है जो शायद आज आप एक रिटेल इन्वेस्टर की क्षमता नहीं है, या टाइम नहीं है, या एबिलिटी नहीं है। आज आपको वो बेटर एनालिसिस दे रहा है। व्यू तो देखिए उसके बाद आपने ही लेना है। आज की डेट में जब तक आप एआई को डेलीगेट नहीं कर रहे कि आप ही मेरे बिहाफ पे ट्रेड कर दो, और फिर एआई वर्सेस एआई कैसे चलेगा, वो एक बहुत ही 5, 10, 15, 20 कोई डिस्टोपियन फ्यूचर का क्वेश्चन है। कुणाल, दैट मीन्स हमें एआई को अप टू एनालिसिस रखना चाहिए, एग्जीक्यूशन अभी भी ह्यूमन हैंड में होना चाहिए, ह्यूमन ब्रेन का होना चाहिए। आप ये मानते हैं ना? फॉर नाउ यस, बिल्कुल आज ऐसा ही है। आज ये आपको सपोर्ट ही करेगा। आज आपका एआई एजेंट है, जैसे आपके लिए शायद कुछ रिसर्च एनालिस्ट आपकी हेल्प करते हैं आपका काम में, तो वैसे एआई भी आपके लिए एक रिसर्च एनालिस्ट है जो आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल डेटा लाकर देगा, एनालिसिस, पैटर्न सब करके देगा, और बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डेटा पे कर सकता है। मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, एल्गो ट्रेडिंग और एआई में फिर कितना अंतर होगा, क्योंकि एल्गो भी एक सिस्टम जनरेटेड ट्रेड होता है। एआई कितना अलग कर पाएगा, क्योंकि उसे भी हम ट्रेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट एंड व्हाट आवर डिजायर्ड रिजल्ट शुड बी। सो आज एल्गो ट्रेडिंग आपकी एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहा है। आपने व्यू लिया, ये शेयर कम भाव पे खरीदो, ज़्यादा हो तो बेचो, एक सिंपल सी एल्गोरिदम है। आज आपको स्क्रीन के सामने ना बैठना पड़े, आप एल्गोरिदम को दे दो, वो अपने आप कर लेगा। उसमें कोई इमोशनल बायस नहीं है, स्केल कर देगा अपने आप, फास्ट कर देगा सब कुछ। एआई आपको उससे पहले वाला व्यू बनाने में, जैसे आज आपके दर्शक आपका चैनल देखकर एक व्यू बनाते हैं कि मेरे को एचडीएफसी बैंक या फेडरल बैंक का ट्रेड करना है, वो व्यू बनाने में आज इंटेलिजेंस आपकी तरफ से या आपके जो स्पीकर्स हैं उनकी तरफ से आ रही है। उस इंटेलिजेंस में एआई आपकी हेल्प कर रहा है। एआई आपकी हेल्प कर रहा है व्यू बनाने में, एग्जीक्यूशन एल्गो के थ्रू हो रही है। सो एल्गो और एआई इवेंचुअली मर्ज हो सकते हैं, एआई ड्रिवन हो सकती है, बट ह्यूमन इंटरवेंशन कितनी आपने रखनी है, नहीं रखनी, रेगुलेशन क्या करता है, एक्सेप्टेंस कितनी बढ़ती है, वो एक फ्यूचर का क्वेश्चन है। बट कुछ सालों में वो क्वेश्चन रेज होगा, इफ नॉट दिस ईयर। बहुत फास्ट चल रहा है, एक्सपोनेंशियली फास्ट चल रहा है। बट अभी एआई आपकी एनालिसिस में हेल्प कर रहा है, व्यू मेकिंग में कर रहा है, एग्जीक्यूशन में एल्गोरिदम कर रहा है। अभी दोनों लगे और बीच में इंसान आज बैठा है। कब तक होगा वो टाइम बताएगा। जब तक बैठा है तब तक अच्छा है हम सब के लिए, वरना दिक्कत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नंदवानी, एंड गुड लक टू यू। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड वीरू। एल्गो से
अल्गो से हम बस वाकिफ हो ही रहे थे, अब एआई भी आ जाएगा। 5-7 साल और निकल जाए फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है ना आशा। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। बट यस, तकनीक का इस्तेमाल हो एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट, एनालिसिस में, एग्जीक्यूशन में ह्यूमन माइंड अभी भी परसिस्ट करे तो प्राइस डिस्कवरी अच्छी होगी। प्रकाश सर कुछ बोलना चाहते हैं, हम में सबसे वरिष्ठ वही हैं। प्रकाश सर कुछ कह रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, अभी हमारा काम तो सेफ है। हम लोग आपसे मजाक करते हैं, एआई मजाक तो नहीं कर पाएगा ना। नहीं, वो नहीं कर पाया। हम ये करेगा नहीं सर, कह वो रहे भी कि करेगा। एआई यहाँ पे बैठेगा। गाबा जी, वो आपका कंप्यूटर, यू नेवर नो, आप एआई को ट्रेन कर लें कि बीच में आशीष की तरह आपसे कुछ पीजे भी मार ले। यस यस, बिल्कुल, है ना। अच्छा, राजेश सातपुते इज आल्सो वेरी कीनली वाचिंग, हमारे टेक्निकल जानकार है। राजेश जी, आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं नंदवानी साहब से? देखिए, मेरा सवाल तो एक आपने पूछ लिया कि एआई अल्गो में क्या डिफरेंस है, और दूसरा एक सवाल ये था कि जो एआई की हम बात करते हैं या अल्गो की बात करते हो, ये तो देखिए बहुत सारे चीजें होती है कि जो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होती है, तो हम थोड़ी बहुत वहां पे कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम प्रोग्रामिंग साइड, तो मुझे वो इंटरेस्ट आता रहता है। लेकिन जैसे कि एआई की बात है, तो एआई के लिए क्या हमें कुछ अलग सोचना पड़ता है या अलग सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ होता है कि वेयर वी कैन ऑल्सो थोड़ा हम लोग भी, हमारा थोड़ा सा हाथ लॉजिक साफ कर ले। हाँ, हाथ साफ कर। श्योर। सो देखिए सर, इसमें ना मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पहली तो एक आपने कोडिंग की बात की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की, जो इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आईटी सर्विसेज, जिसमें बहुत सारी कंपनीज दुनिया भर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाती हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली जो उनका क्लाइंट कोई उन्हें इंग्लिश में बोलता है कि मेरे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके लिख देते हैं। एआई की वजह से ऑलरेडी ये सारा काम अब एआई कर सकती है। उसके लिए आपको इन आईटी सर्विसेज कंपनीज की ज़रूरत कम होती जाएगी। या फिर अगर एक आईटी सर्विसेज कंपनी एक प्रोजेक्ट पे, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे 10 लोग बिठाती थी, तो शायद अब 1, 2 या 3 बिठाएंगे, क्योंकि बाकी 7 का काम एआई कर सकती है। हमारी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज ही, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, अगर हम एआई से बात करें तो उसके पीछे प्रोग्राम वो अपने आप ही लिख देगी, हमें प्रोग्राम के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो प्रोग्रामिंग का काम जो है, ये सबसे पहला काम है जो आउटसोर्स एआई को हो रहा है, जिससे कि आईटी सर्विसेज या तो बहुत ज़्यादा स्केल करेंगी, क्योंकि वो अगर आज 100 प्रोजेक्ट करती है एक बड़ी कंपनी, तो वो 1000 कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एआई, या फिर उनके पास इतने लोगों का काम नहीं होगा। तो ये तो हो गया प्रोग्रामिंग का सवाल जवाब, कि प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। प्रोग्रामिंग आज ऑलरेडी एआई करने लगी है। अगर आपने कुछ यूएस की जो कुछ कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, इन सब ने जो बहुत ही अच्छे लेवल के प्रोग्राम बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, दुनिया भर यूज़ करता है उसको, उनमें वो अप टू 50% ऑफ जॉब्स कह रहे हैं कि एआई से रिप्लेस हो सकती हैं। दे हैव कमिटेड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम सारे भी कर पाएंगे। आप अगर आज कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, अगले 5-10 साल में आपको इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में बोलिए, एआई अपने आप करेगा। दैट इज़ वन। सेकंड, एआई से आप इंटरेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, एआई ना बहुत हाईली लॉजिकल है। इंसान, हम लोग फिर इमोशनल होके बात करते हैं, कुछ बात को किसी तरह से बोलते हैं। एआई से हमें जिसको मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप एआई से बात कैसे करें, प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं, क्या लिख के दे रहे हैं, वो धीरे धीरे इंसान सीखेगा। बिकॉज एआई की इतनी वैल्यू है कि हमें सीखना ही पड़ेगा कि कैसे उससे बात करनी है। तो आप बट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बात कीजिए। चैट जीपीटी मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, यूज़ कीजिए, या कोई भी एआई टूल यूज़ कीजिए। आपको धीरे धीरे उसकी वैल्यू दिखनी शुरू हो जाएगी, और इससे फ्यूचर में डेफिनेटली आपके बहुत सारे काम, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या बहुत सारी और चीज़ें, बहुत एफिशिएंट, फास्ट, चीपली और सुपर स्केल पे आप कर पाएंगे एआई को यूज करके। ओके, ननवानी जी शुक्रिया। राजेश जी, कुछ और सवाल होंगे तो ननवानी जी का नंबर मैं आपको भेज रही हूँ, आप 1-on-1 मीटिंग फिक्स कीजिए, सारे प्रॉब्लम्स जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करवा लीजिएगा। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू। रुक करते हैं अब 4 का चौका की तरफ। मानस जायसवाल सस्ता ऑप्शन देने वाले हैं, राजेश सातपुते से एफनो सुपरस्टार लेंगे, चार्ट का चमत्कार कविता जैन से समझेंगे, और राजेश अग्रवाल हैं जो आपको बताएंगे मिड कैप फंडा। मानस बताइए, सस्ता ऑप्शन ऑप्शन के लिए बजाज ऑटो के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। बजाज ऑटो ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आई थिंक जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है, और वापस हमें 10,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज ऑटो के 9700 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 280 रुपए का प्राइस चल रहा है। 215 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं, और 425 के टारगेट सेट कर सकते हैं।
ओके, मानस ने पिक किया बजाज ऑटो को 9700 की कॉल। उसके बाद चलते हैं राजेश सतपथी जी के पास, एफएनओ सुपरस्टार। अभी तो इंसानी खोज के देगा, कोई एआई जनरेटेड नहीं है सॉफ्ट ये ट्रेड। क्या राजेश जी पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी देखिए, एआई हो गया तो फिर क्या वीरेन जी, और क्या चाहिए। देखिए, मेरी नजर बैंकिंग पे है। आपने भी जो जिक्र किया था बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग, तो मेरी नजर एसबीआई पे है। और मैं एक्चुअली इनिशियली एसबीआई देने वाला था, लेकिन तो थोड़ा मोमेंट आया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि देना ही चाहिए। सो एट ए लेवल ऑफ 858 860 आई थिंक इट्स ए बाय इन एसबीआई। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 875 880 का होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट देखिए 5% यहाँ पे बड़ा है, तो लॉन्ग यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो एसबीआई लेके जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 852। ओके, कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? या सो ऑयल एंड गैस से एमजीएल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 1737 1760 के प्राइस टारगेट के लिए महानगर गैस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। ओके, महानगर गैस पे आपका बाय कॉल है। एमजीएल अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी अभी भी ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। अच्छा राजेश जी से बात रह गई अभी, लेकिन पहले एक काम करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। वो एआई वाला डिस्कशन टुक टुक एकदम एक टिक लगा के देख रहे थे। पहले राजेश जी आपका ट्रेड, आपकी कॉल क्या है आज की मिड कैप फंडा? देखिए, आज के मिड कैप फंडा के हिसाब से मैं आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूंगा। इसके अगर आप देखो तो चारों डिवीजन, फिर वो टिकट के हो, केटरिंग के हो, रेल नीर के हो, टूरिज्म के हो, सारे ही अच्छे चल रहे हैं। जो रिसीवेबल डेज थे उनके इंडियन रेलवे से, उसमें डिक्लाइन आई है। एक्सपेंशन रेल नीड में कर रहे हैं, 15 लाख लीटर से 18.5 लाख लीटर का इस साल कर देंगे। टिकट में और रेल नीड में इनकी लगभग मोनोपोली है। टूरिज्म के जो पैकेजेस हैं वो अच्छी तरीके से मार्केट ने रिसीव किए हैं। टाइप किए इन्होंने जोमेटो के साथ, वो एक पॉजिटिव है। फुल कोच बुकिंग की बातें हुई। फिर अब ये रेलवे केटरिंग से बाहर निकल के दूसरी केटरिंग भी करने की बातें कर रहे थे मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि डेट फ्री कंपनी है, और रेलवे के स्टॉक्स जितने चले हैं उतना आईआरसीटीसी ने अभी तक अपनी चाल दिखाई नहीं है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 8 महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आईआरसीटीसी आपकी कॉल है। सस्ता ऑप्शन से आज हमने 4 का चौका की शुरुआत की थी। मानस जी ने ये ट्रेड पे किया था बजाज ऑटो की 9700 की कॉल ऑप्शन। इस पर रखिए फोकस पर पॉसिबल टारगेट ऑफ 425। राजेश सतपथी जी ने जो थोड़ा बैंकिंग पे फोकस किया और उन्होंने बैंक्स पे ट्रेड पिक किया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड कर रहा है और पॉसिबल टारगेट ऑफ 875 880। तीसरा ट्रेड कविता जी ने पिक किया और उनका फोकस एरिया था आज एमजीएल आईजीएल। एमजीएल पिक किया उन्होंने 1737 के लक्ष्य के लिए 1698 पे ट्रेड करता हुआ। और राजेश अग्रवाल जी ने आईआरसीटीसी पिक किया। अच्छा राजेश जी, मैं आपसे पूछ रहा था, ये अगर एआई सारी रिपोर्ट भी क्रिएट करने लगा स्टॉक्स पे, तो अपन क्या करें फिर? सीधे चले खाटू श्याम है? भैया एआई करे या ना करे, खाटू श्याम जी तो जाना ही लगा ही रहता है और चलता रहेगा। है कि नहीं? आप भी चलो साथ में। हर साल है ना? नहीं, हाँ चलूंगा। एक बार तो मिस कर दिया था हमने, इस बार चलेंगे पक्का। सबसे बड़ा खतरा, अच्छा हर्षदा, वो आपने यूज़ किया जो व्हाट्सएप पे आया एआई, है ना? मैंने देखा है पर अभी तक यूज नहीं किया। नहीं यूज़ किया। मैं यूज़ कर रहा था। गुड एकदम आपके मतलब टिप्स पे आ चुका है वो। खैर एक काम करते हैं, एक दो ट्रेड्स मार्क कर देते हैं और उसके बाद थोड़ा, क्योंकि हम बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जाएंगे, एक बार लेके आइए आप निफ्टी अब डेरो की तरफ बढ़ता हुआ और अब जाके टेस्ट कर रहा है ऑप्शन बेस को। यानी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि आज कमेंस हुआ है उसके सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट करता हुआ। और निफ्टी बैंक जहां हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी वहीं पर है। दैट्स बिकॉज एचडीएफसी बैंक सिंक कर रहा है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द कॉन्ट्रेरी बढ़ रहा है। एसबीआई एट डे हाई और एचडीएफसी बैंक एट डे लो। हर्षदा। जी हाँ वीरू, ये मार्केट का हाल, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में एक बार फिर जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, राजनाथ सिंह ने भी, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, अब तक का अपडेट दिया है कि कितना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है और उसे इन्हीं स्टॉक्स को कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझना ज़रूरी है। यतिन हमारे साथ है और डिटेल्स देने के लिए। यतिन।
तो डिफेंस स्टॉक्स हो या रेलवे स्टॉक्स हो, हर्षदा, वही स्टोरी और वही तथ्य पे आपको बार बार दिखता है कि ये डिफेंस स्टॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्टर के जो बयान आए उसके बाद आप कह सकते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में एक नई जान आई है। उन्होंने रीट्रेट किया कि अभी भी जो डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट है और जो एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। इनफैक्ट उन्होंने आगे जाके 50,000 करोड़ का एक बड़ा लक्ष्य रखा है डिफेंस कंपनीज में कि आने वाले 2-3 वित्त वर्षों के बाद 50,000 करोड़ का लगभग एक्सपोर्ट आप होते हुए देखेंगे। इनफैक्ट अगर जो आंकड़े आप देखें और जो उन्होंने ट्विटर पे भी जानकारी दी है वो ये दी है कि जो डिफेंस कंपनियां हैं उनका जो FY24 का प्रोडक्शन है वो लगभग 17% बढ़ा है और 1.25 लाख करोड़ के पार ये प्रोडक्शन आपको जाता हुआ नज़र पड़ा है। तो जहाँ तक कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का सवाल है, सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है वो डिफेंस कंपनीज के लिए रन होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि ये एक सेक्टर था जहाँ इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था और अब मेक इन इंडिया के बाद जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्पेटस मिला है उसके कारण सीधी तरीके से डिफेंस कंपनीज को, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सबको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र पड़ा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट का ये भी कहना है, खास करके डिफेंस मिनिस्टर का, कि सरकार जो है कमिटेड है एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एक ग्लोबल लीडिंग हब बनाएगा इंडिया को डिफेंस के प्रोडक्शन और डिफेंस की रिसर्च के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं इसको लेके पूरा का पूरा पैक एक्साइटेड है। इनफैक्ट आप पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखें इंडिया डिफेंस निफ्टी का, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि 2 से 3 गुना लोगों ने पैसे कमाए हैं। 3 ईयर CAGR अगर आप उसको गिन लें तो पिछले 1 साल में भी आप देखें तो 70-80-100% जितना ये डिफेंस इंडेक्स ऊपर जाता हुआ आपको नज़र पड़ा है। ब्रोकरेजेस की कहें तो 2 स्टॉक्स जो उनके कवरेज में हैं उनके बारे में बात करें तो BHEL, BEL, HAL, इन सब कंपनीज में आपने डिफेंस का एक एंगल देखा है। BL की बात करें तो FY24-26 में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए जेफरीज के हिसाब से, और HAL की बात करें तो यहाँ एक्सपोर्ट विजिबिलिटी भी बढ़ रही है और उनकी जो रीसेंट रिपोर्ट आई थी HAL में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, यहाँ इन्होंने अपना EPS अनुमान भी पहले से लगभग 18% के ऊपर रिवाइज कर दिया। तो हाँ, एक्साइटमेंट है पूरे के पूरे स्पेस में। और आपको पता ही है थोड़े दिनों पहले मोतीलाल ओसवाल का एक डिफेंस फंड आया था, एक पैसिव फंड है जो डिफेंस की निफ्टी को ट्रैक करेगा और वहाँ भी 1500-1600 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ है। तो वो भी पैसा इंक्रीमेंटली फंड साइड से सारे के सारे डिफेंस काउंटर्स में लगता हुआ नजर पड़ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स इन सभी डिफेंस कंपनियों में। ऑफ कोर्स बड़ा पैसा यहाँ पर आ रहा है, बड़े ऑर्डर्स पर कंपनियां बैठी हैं और सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इनके हाथ लग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में दीपन मेहता जी जुड़ चुके हैं। दीपन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर फाइनली आई थिंक जिसे कहते हैं ना, तुम ही ने सवारा तुम ही ने गिराया, है ना। आज HDFC बैंक के लिए आप कह सकते हैं वो, बट मोर और लेस सर ये आपको क्वार्टरली अपडेट्स लगे कैसे? आई मीन डिपॉजिट्स में डिक्लाइन, दूसरी बात HDFC बैंक जैसे बैंक में एक क्वार्टर के अंतराल में कासा का इतना सब्सटेंशियल ड्रॉप, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस आज के अपडेट को? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून और शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन देखिए ये जो फिगर्स आ रहे हैं HDFC बैंक के और अन्य बैंक्स NBFCs के, ये एडवांसेस और डिपॉजिट्स के फिगर्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन या नेट इंटरेस्ट इनकम, और इसका सीधा सीधा असर प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स पर आता है। तो वाइल एडवांसेस और डिपॉजिट्स अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं, कासा रेशो भी बढ़ सकता है, लेकिन किस बैंक ने किस हिसाब से और किस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैनेज किया है, ये केवल जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तभी उनको पता लगेगा। सो आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू दीज क्वार्टरली अपडेट्स एंड आई वुड रादर वेट फॉर द क्वार्टरली नंबर्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में भी ये आंकड़े जो एडवांसेस और डिपॉजिट के जो आए थे वो अच्छे आए थे, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था, और जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स थी फॉर ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स was flat or slightly negative. So I don't know what is going to be the outcome in this June quarter. शायद ये जो trend है of pre-provisioning profits being flat to negative may continue. So let's not read too much into it and let us just wait and watch for the final numbers. बट सर मैं दीपन सर आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ, अब आप देखिए कासा आपका 2-2.5% गिर रहा है। फिर जब हम इस CY24 में आए थे तो हमको लग रहा था कि अक्टूबर तक आते आते एटलीस्ट बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर हमको एक रेट कट मिल जाएगा।
अब क्रूड आपका फिर 88 की ट्रेजेक्ट्री में है, यानी NIMs आपको मानना पड़ेगा या फिर आप मान के चल रहे हैं कि अब अगर यहाँ से इस ट्रेजेक्ट्री से और 20-25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इन कमिंग क्वार्टर्स? कहना बहुत मुश्किल है। ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और जो ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें अन्य सारे फैक्टर्स भी आते हैं। लेकिन आई वुड से कि बैंक्स की जो जो परफेक्ट जो ग्रोथ है या फिर जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, नॉट परफेक्ट, एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है, दैट विल कम ओनली जब भी लिक्विडिटी जो टाइट है वो थोड़ी ईज होगी, एंड दैट कैन हैपन ओनली विद RBI पॉलिसी, नॉट नेसेसरीली विद ओनली इंटरेस्ट रेट कट। पर उन्होंने वहाँ पर भी कुछ रिलैक्सेशन दे दिया लिक्विडिटी में, तो फिर भी असर आ सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर, और वो एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर सेम काइंड ऑफ कंडीशंस आर देयर एज द मार्च क्वार्टर, तो जून क्वार्टर में भी नंबर्स के इतनी अच्छी उम्मीद नहीं है। मीनवेल आपकी स्क्रीन पे मैं जरा एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आऊँगा, और निफ्टी में जो करीब 50 पॉइंट का पुल बैक आया, एग्जैक्टली वहीं से बात क्या हुई थी 2 बजे, 24,200, 68 लाख का पुट का ओआई खड़ा था। आप देखिए कुछ देर पहले वहाँ पे लो लगाया 24,205 का और 277 शूट अप हो गया, और ये मोमेंटम पूरा SBI जनरेट कर रहा है। SBI एट 858 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। सर हालांकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ दीपन सर, मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा इस प्रश्न को थोड़ा सा और स्ट्रेच करने की, बट SBI लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद अब तक नहीं चला था सर। क्या SBI में वो दमखम है और डिलीवर वो जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया वर्सेस PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, उसमें कहीं आपको SBI फेयरली प्राइस लग रहा है इस प्राइस पे? देखिए SBI अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है इफ़ यू कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और जैसे हमने देखा है पिछले कई क्वार्टर्स से पब्लिक सेक्टर बैंक का जो परफॉर्मेंस है दैट इज काइंड ऑफ कैचिंग अप विद प्राइवेट सेक्टर बैंक परफॉर्मेंस ऑन अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, नॉट जस्ट NPAs बट ऑल्सो लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, कासा, नेट इंटरेस्ट इनकम, सभी पैरामीटर्स पे द ग्रोथ इज नैरोइंग विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। तो अगर ग्रोथ नैरो होती है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन गैप भी नैरो होना चाहिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इन SBI एंड अदर PSU बैंक्स। लेकिन इस तिमाही के आंकड़े भी अगर वीक आते हैं तो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट थोड़ा डाउन हो जाएगा। सो आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय बैंकिंग स्टॉक्स एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर आप अंडरवेट हो तो मेरे ख्याल से नतीजे आने के बाद आप ग्रेजुअली ओवरवेट हो सकते हो, बट आई डोंट एक्सपेक्ट अ बिग ट्रेडिंग रैली इन बैंकिंग स्टॉक्स अंटिल द नंबर्स आर आउट। फिर देखते हैं व्हाट आंकड़े क्या आते हैं, मैनेजमेंट को क्या कहना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी लिक्विडिटी सिचुएशन टाइट है, डिपॉजिट्स के ऊपर काफ़ी हद तक चैलेंजेस है बैंकिंग सेक्टर की, तो ये जो चैलेंजेस है, ये जो प्रेशर है डिपॉजिट्स पर, जब तक ये थोड़ा ईज नहीं होता है, आई डोंट थिंक बैंक्स कैन रियली शो द फुल परफॉर्मेंस और आई वुड से द फुल पोटेंशियल। और इसकी वजह ये भी है कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक सेविंग स्टॉक मार्केट्स में जा रही है, तो एक कॉन्ड्रम है, एक थोड़ा पजल है कि unless the stock market kind of cools off and money goes into debt market and bank deposits, only then you will have a certain relaxation and pressure on net interest margin. और अगर वहाँ होता है then that is having a positive effect on the fundamentals of the banking sector. तो ये थोड़ा एक complicated situation है जिसको शायद only time will unravel it. बिल्कुल सही कहा आपने सर। मीनवाइल निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी करीब अब 24,291 पे और डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, एंड थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिलायंस दोनों इस वक्त डिलीवर करते हुए। और अगर आप HDFC बैंक को देखें, आई मीन कितना अगर आप देखें तो आई थिंक ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है, क्रॉस कॉम्बिनेशन है। 1655 पे HDFC बैंक है डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर, बट इस वक्त स्क्रीन पर रिलायंस एंड SBI पूरे के पूरे आई थिंक क्लोजिंग सेटअप को इसने बदल दिया। मीनवाइल सर, दीपन सर, ये निफ्टी IT ने पिछले 10 दिन में बड़ी अच्छी चाल दी है, ऑल द वे आई थिंक इंडेक्स मेरे ख्याल से मिड जून में कहाँ 34,500 पे था, नो इट्स ऑलमोस्ट 37,700। IT के लिए आप लोगों ने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है, और इस प्री रिजल्ट्स मूव को आप क्या मानते हैं? क्या अगर आप प्रॉफिट्स बना के बैठे हैं, एक बार के लिए एग्जिट कर जाएं, मैनेजमेंट कमेंट्री सुने, उसके बाद री एंट्री करें, आप लोगों ने IT में कैसे प्रिपेयर करा अपने आप को?
तो मेरे ख्याल से आईटी इज अ स्टोरी ऑफ 25-26, क्योंकि अगर देखेंगे तो जो मार्च क्वार्टर तक के जो नंबर्स आए थे फॉर FY 23-24 एंड इवन बिफोर, तो काफ़ी फ्लैटिश थे। एंड डेफिनेटली यूएस इकोनॉमी, यूरोप इकोनॉमी में प्रेशर के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, आईटी स्पेंड्स ऑन द होल हैव बीन ऑन द लोअर साइड। लेकिन पिछले 3-4 महीने से या 6 महीने से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ एक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, एक नया प्रोत्साहन, आई वुड से न्यू ट्रिगर कैन कम। लेकिन इसका जो बेनिफिट है आई थिंक इज अ फ्यू मंथ्स अवे। तो 25-26 में आई थिंक इन कंपनीज के नतीजे अच्छे आने चाहिए, बेस इफेक्ट का भी उनको फ़ायदा होगा, और सभी आईटी कंपनी ने जिन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स बुक किए हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, दैट विल गेट इनटू एग्जीक्यूशन मोड एज वेल। सो मेरे ख्याल से आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा और 1 या 2 क्वार्टर के लिए फॉर एक्चुअल नंबर्स टू काइंड ऑफ इंस्पायर यू टू गो एंड बाय आईटी स्टॉक्स। लेकिन वैल्यूएशन रीजनेबल है। अगर आज देखेंगे तो पूरे स्टॉक मार्केट में दी रियल ओवर वैल्यूएशन इज देयर इन मे बी PSU डिफेंस और इंडस्ट्रियल कंपनीज और कैपिटल गुड्स, टू एन एक्सटेंट कमोडिटीज, इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर काफ़ी ओवर वैल्यूएशन है। लेकिन बैंक्स है, फार्मा है, सॉफ्टवेयर है, I would say there's just about marginal overvaluation over there because performance also has been a bit tepid over the past several quarters or so. तो आईटी सेक्टर के लिए अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आई शुड रिमेन इन्वेस्टेड। और इस नतीजे में कोई अगर अच्छे नतीजे आते हैं कोई कंपनी के, या फिर कोई कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी ग्रोथ रेट्स काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, देन दोज आर द कंपनीज दैट वी हैव टू टारगेट। तो आई वुड से कि यहाँ से अगले कुछ महीनों तक we are at least looking at gradually increasing our exposure to IT stocks in a selective manner. ओके तो आईटी में शायद एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दीपन, गुड आफ्टरनून। ये फार्मा कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि कल लुपिन जहां पर एक डबल अपग्रेड आया ऑन द बेसिस कि एक ड्रग शायद उतना बेहतर ना करे लेकिन बाकी ड्रग्स के लिए जो पाइपलाइन है वो अच्छी है, कुछ जेनरिक्स में अच्छा खासा डिमांड एनवायरनमेंट उभर कर आ रहा है, और इट वाज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू मूव। फिर सन फार्मा, आज लॉरिस लैब्स, ऑरोबिंदो, इन सब में तेजी है। इस स्पेस में कहां पर अपॉर्चुनिटीज आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं? The pharma is the second favorite sector. I would say the first favorite sector we should be looking at. और इस तिमाही के नतीजे में हम फार्मा को भी बहुत ही फोकस तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे हमको कहा गया है एक्सपर्ट्स ने इन द फील्ड कि जो कोविड के बाद एक बहुत ज़्यादा स्टॉक बढ़ गया था फॉर जेनेरिक प्रोडक्ट्स, जेनेरिक फॉर्मुलेशंस इन द US मार्केट एंड यूरोप मार्केट, ये पूरा अभी स्टॉक बिक चुका है एंड द ओवरऑल स्टॉक लेवल्स आर लो, जिसकी वजह से आई थिंक डिमांड हैज स्लाइटली पिक्ड अप। ऑल्सो US जेनेरिक मार्केट में कंपेटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम हुई है और कई अच्छे और इंटरेस्टिंग बड़े मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू गो ऑफ पेटेंट इन द नेक्स्ट 2-3 years। और इंडियन फार्मा कंपनी के US FDA कंप्लायंस भी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो आई वुड से कि फार्मा इज एंटरिंग इनटू अनदर वेरी नाइस ग्रोथ फेज, और वहाँ पर आपको ओवरवेट रहना चाहिए। कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, दैट आई थिंक दिस क्वार्टर विल गिव वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ दैट। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं मेरे ख्याल से, जैसे कि सन फार्मा है, ल्यूपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, आई थिंक दे आर सेफ कंपनीज, यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन देम। मेरे ख्याल से दिल बी आउट परफॉर्मर्स वर्सेज द निफ्टी एंड द सेंसेक्स ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months। ओके तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, सीमेंट कंपनियों में जो बड़ा M&A एक्शन हुआ है और शायद आगे भी बरकरार रहेगा, क्या कोई फेवरेट पिक है अमंग्स द टू ग्रुप्स दैट आर हेड ऑन फेसिंग फेस टू फेस विद ईच अदर, जहाँ पर फेस ऑफ चल रहा है, एक अदानी और ऑफ कोर्स दूसरा कुमार मंगलम बिरला? देखिए, हाल ही में रिपोर्ट्स आए थे कि ACC एंड अल्ट्राटेक दे हैव रिड्यूस द सीमेंट प्राइसेस क्योंकि डिमांड थोड़ी सॉफ्ट है, विच इज़ नेचुरल। ये जो सीज़न है इट्स अ बैड सीज़न फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, वीक सीज़न है। लेकिन जिस हिसाब से कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है और जिस हिसाब से आई थिंक थोड़ी बहुत स्लो डाउन हुई थी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्शन, दैट इज़ येट टू पिक अप। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सीमेंट पर थोड़ा आपको व्यू थोड़ा न्यूट्रल टू नेगेटिव है, और जिस हिसाब से इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं सीमेंट के लिए,
आई डोंट थिंक इट विल बी इजी फॉर देम टू पास इट ऑन। तो मेरे ख्याल से सीमेंट पर आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। वैल्यूएशंस भी सस्ते नहीं है इतने। सो मेरे ख्याल से आई वुड जस्ट लाइक टू बी लिटिल बिट अंडरवेट सीमेंट। हाँ, लेकिन स्पेसिफिकली मिड कैप सीमेंट कंपनी, स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज, अगर वहाँ पर कुछ M&A एक्शन होता है तो देयर कुड बी अ ट्रेडिंग रैली। ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज बातचीत में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे राय रखी आपने। और आपका आना इसलिए भी शुभ रहा कि लगभग 150 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आ गई, 24,343। एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। चलते हैं यतिन के पास डी रूम चेक के लिए। यतिन, एटलीस्ट HDFC ने मारा तो आज SBI ने संभाला। SBI एट डे हाई, डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं? बिल्कुल वीरू, बहुत ही एप्टली आपने इसको पुट किया कि रिलायंस और SBI जैसे काउंटर्स बाजार को सहारा दे रहे हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली SBI की बात करें तो डीलर्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 3.5-4% बढ़ा हुआ है जुलाई सीरीज़ का। और डीलर्स को लगता है SBI में आपको पोजिशनली 870 से लेकर 880 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये काउंटर है जहाँ डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। रिजल्ट्स को ऑब्वियसली 1-1.5 महीना है, लेकिन उसके पहले काफ़ी अच्छी बाइंग PSU बैंक्स खास करके SBI में आज देखने को मिल रही है। अभी लगभग 21 रुपये ऊपर काउंटर आपको दिखाई पड़ रहा है, 2.5% ऊपर। इसके अलावा टाइटन, ये एक निफ्टी का स्टॉक है जो वीक दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टर अपडेट अभी भी आई नहीं है, लेकिन डीलर्स को लगता है कि थोड़ी बहुत वीक अपडेट यहाँ आ सकती है, और इसीलिए यहाँ STBT की रणनीति डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। 3220-3240 तक के लेवल्स डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट में एक बड़ा 9% का जंप आया है, जहाँ दिखाई पड़ रहा है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं वायदे बाजार में। तो SBI पे बाय और टाइटन पे सेल, डीलर्स आज ये रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, SBI बाय और SBI बचा रहा है जाना एक्चुअली, और टाइटन पर एक बिकवाली का कॉल आता हुआ। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। BTST STBT क्या करके जाएं, क्या ट्रेड लेकर जाए राधा, हमारे जानकारों से समझते हैं। गावा जी बताइए, तेजी अमंदी। स्टॉक का नाम है HUL, अच्छा मूव मिला है, ट्रेड करा है 25494 पर, स्टॉप होगा 2530 का, 20 रुपए का स्टॉप। टारगेट होगा मेरे ख्याल से 2600 का। यस, HUL पर ध्यान देना चाहिए अगलॉन्ग से। सो के लिए एक मौका तेजी का। स्नेहा आपका ट्रेड, आई बेग योर पार्डन, रचना जी आपका ट्रेड। जी, मेरी तरफ से ट्रेड रहेगा रिलायंस में। रिलायंस को हम क्लाइंट्स को भी दिए हुए थे सुबह, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मोमेंटम इज एक्सट्रीमली नाइस, एंड बहुत ही जल्दी ये 3200 को क्रॉस करना चाहिए फ्यूचर्स जुलाई पे। अगर आप 3170 को ऐसे लगा के प्ले करते हैं तो 3210 एंड 3230 के 2 टारगेट्स लगा सकते हैं। मानस, आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके जाएंगे। क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर अब रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया और शायद अब 900 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 863 का प्राइस चल रहा है, वहां पर 854 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 885 के टारगेट सेट करेंगे। 885 के टारगेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर में। कविता जी, आपके कैरी करेंगी? किरण जी, HUL ऐसे स्विंग दिया था, वो गावा सर ने ऐसे BTST ले लिया है, तो इन दैट वे मुझे लगता है कैश काउंटर से जाएंगे जोमैटो को लेकर। जोमैटो पर वीकली चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट है राउंडिंग बॉटम का, सो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखती है। ऊपर में 215 के प्राइस टारगेट के लिए जोमैटो को आप एज अ बाय ट्रेड BTST लेकर जा सकते हैं। 206 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर। मतलब आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या थी? मतलब आप जोमेटो को वैसे ही ले रही हैं क्या? नहीं, वैसे ही नहीं, आप पहले HUL लेना चाहती थी? यस। नहीं, ये तो पूछ लिया कीजिए प्रकाश से कि सर वापस कर रहे हैं क्या HUL, तो देख लेंगे अगली बार से। जोमेटो कॉल हो गई आपकी। राजेश, नहीं, राजेश सतपथी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मैं अल्केम को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है अल्केम में क्लियर ब्रेकआउट आया है, फॉलो थ्रू आएगा, लेकिन कहां तक? तो मुझे लगता है कि इसका BTST का टारगेट होना चाहिए 5200 से लेके 5250। सो अल्केम बाय करेंगे। 5070 का ब्रेकआउट है सामने, तो स्टॉप लॉस होगा 5040 का।
अच्छा, अब अग्रवाल साहब क्या चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी बताइए क्या पिक करेंगे आप। मैं असल में पूछने वाला था आपसे, मैं डिस्कशन दूसरे नोट पर शुरू करना चाह रहा था, पर पहले एक काम करते हैं, आपका ट्रेड ले लेते हैं, फिर तुरंत उसके बाद आऊँगा। क्या पिक कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए आप? देखिए, एस्ट्रल पॉली के साथ जाना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म में मेरे टारगेट 2450 रुपए के हैं, जो कि बहुत छोटे टारगेट, लेकिन थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखा जाए तो 2700 के टारगेट आ सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एडेसिव में भी है, और दोनों में ही डिवीजन में, पाइप्स में और एडेसिव में ग्रोथ देखी गई है, क्योंकि रियल एस्टेट वगैरह में वापस से डिमांड आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जो रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज हैं उनको फायदा होने वाला है। सैनिटरी वेयर में भी ये जा रहे हैं, पेंट में ये जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सब जगह वॉल्यूम ग्रोथ आई है सारे डिविजन्स में। स्टोरेज टैंक की केपेक्स ये कर रहे हैं करीब करीब 100 करोड़ के आसपास का। 500 करोड़ इनके पास कैश बैलेंस शीट में है, जो कि इन्हें आगे आने वाले दिनों में एक्सपेंशन अधिग्रहण के लिए सहायता करेगा। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच है, लेकिन अगर कोई डिलीवरी लेके थोड़ी लंबी अवधि रखता है तो अच्छे मुनाफे पे आ सकता है। जी हाँ, ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। अब लेके आइए आप निफ्टी। अब जा रहे हैं हम सेटअप पर और अप्रोच पे। मैंने 2 बजे आपको क्या कहा था, 2 प्रोस्पेक्टिव से इंडेक्स पे नजर रखिएगा। आइदर अ डिप टुवर्ड्स 24200, क्योंकि 2 बजे जो हमने डिस्कशन किया था कमेंट्री में, आप खोल के देखिएगा, 24200 पे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पुट राइटर रहा था। 200 पे गया इंडेक्स और 200 से अब डे हाई पे क्लोज बहुत बेहतरीन है जनाब। और आप यकीन मानिए, अगर ये क्लोज आता है तो अगेन इट विल बी एन ऑल टाइम हाई क्लोज। और एक ऐसे दिन जब HDFC बैंक करीब करीब 1657 पे डे लो पे क्लोज हो रहा है, तो बाजार ने, मिड कैप्स ने, रिलायंस ने, PSU बैंक्स ने बखूबी आज के HDFC बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किए गए इस फॉल को संभाल लिया है। बट ट्रेड मत कैरी करिए। अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड किया है, पुल बैक ट्रेड, दैट्स गुड, बट ट्रेड कैरी मत कीजिए। कन्विक्शन बाजार में तब आएगा जब एक बार जब मंडे मॉर्निंग हम मिले और आपको बहुत अच्छे पुट राइटिंग के स्टैट्स आए। जब हम FIs के स्टैट्स देखते हैं और पुट राइटिंग के स्टैट्स देखते हैं, अगर 24,200-300 पे फिर काफ़ी स्ट्रांगली पुट राइटिंग होगी तो इस जोन में फिर ट्रेड को पकड़ेंगे। डेटा साहब पहले निफ्टी वही आइए, एक बार जरा निफ्टी बैंक पे बात कर लें। और निफ्टी बैंक जो है 42,688 पे 10 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहा है। 10 डेमा आज टेस्ट हुआ इंट्राडे में, लेकिन उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस अभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस यही आएगा तब जब आइदर आप 52,000 को विजिट करें या फिर आप एक बार फिर से 52,800 53,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर चले जाए। इस ट्रैजेक्टरी में आप जूझेंगे, बट मैं अपनी बात पर भी कायम हूँ। 2 बजे जो कही थी, फोकस ऑन PSU बैंक्स, क्लियरली फोकस ऑन PSU बैंक्स। सेटअप आपकी स्क्रीन पे है, इवनली पॉइज्ड है। आई थिंक ये स्टैट्स बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग, 62 में लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 70 में, शॉर्ट लगभग 30 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 21 में। 62 जो लॉन्ग है वो कहाँ पे थे? देखिए, फार्मा ने आज डोमिनेट किया, आज लॉन्ग जहाँ पर थे, लॉरस लैब, उसके बाद SBI और फेडरल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है आज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शानदार मूव, उसके बाद सेल, ONGC यहाँ पर लॉन्ग थे, वाकई कमांडिंग पोजीशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लोज होता हुआ। और विंडो फार्मा 3.5% के ऊपर, गुजरात गैस, ग्लेनमार्क, TVS मोटर्स, नाल्को, इन सब में आज शॉर्ट कवरिंग थी, एंड स्पेशली इन ग्लेनमार्क। उसके बाद HDFC बैंक ह्यूज शॉर्ट, और अर्ली पार्ट ऑफ आई थिंक सीरीज में। उसके बाद इंडस टावर, टाइटन, मेट्रोपोलिस, GNFC, इनकाउंटर्स पर अगर आप देखें आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। अगले स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कैश कहाँ में कन्वर्ट हुआ, प्रॉफिट्स वुड हैव एन आइडिया। AB फैशन में, ACC, बंधन बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आज यहाँ पर थोड़ा सा आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। फाइनली ये अच्छा, मैं जब हम बैंकिंग पे डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त एक फंडामेंटल नोट पे प्रश्न लिया था मैंने फेडरल बैंक पे। बट रचना जी, फेडरल बैंक जिसके पोर्टफोलियो में है, वाकई अच्छा पैसा कमा के बैठा है, ये कहाँ जा रहा है स्टॉक आपके मुताबिक? जी, जहाँ तक फेडरल बैंक की बात है,
तो ये डेफिनेटली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला काउंटर है और ये ऊपर वाली साइड पे मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी हमें आने वाले दिनों में 200 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। 190 तो बहुत ही क्लोज है, पर ये 200 तक जाना चाहिए, उससे पहले कोई रुकने का रीजन नहीं है। इट इज नॉट येट सो ओवरस्ट्रेच कि उसको वापस आना पड़े, तो 200 का नंबर हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे दिख सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव स्टॉक पर फेडरल बैंक का स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आज देखने को मिला है। अच्छा, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला था और मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग क्योंकि हफ्ता भी एक्साइटिंग था। अब आप देखिए नेक टू नेक मुकाबले में 10.64% के रिटर्न्स के साथ आशीष कयाल फिर बाजी मार चुके हैं। अरुण कुमार मंत्री ने अच्छी फाइट दी, 10.1% के रिटर्न्स और उससे अच्छा प्रदर्शन इनफैक्ट अमित सेठ का भी था। 8.8% तक के रिटर्न्स इनके बनते दिखाई दिए। तो आशीष जी, एक बार फिर आप विजेता साबित होते हुए आप गिन रहे हैं कि कितनी बार जीते हैं आप, क्योंकि हमने छोड़ दिया गिनना। बिल्कुल हर्षदा जी, जैसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी, आई थिंक अराउंड 29 टाइम्स हो गया। ये कॉन्जिक्यूटिव चौथी बार था हफ्ते में जब हम खेल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव चौथी बार है जब हम जीते यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे जान के। और आप मानेंगे नहीं, आज मेरा IIMS चेन्नई में एक सेशन है और मैं मुंबई से चेन्नई कल के दिन इसलिए आया क्योंकि ये शो अगर मैं जीता तो मैं आपके साथ लाइव आ सकूं, और कल मेरा जन्मदिन भी है, तो ये इससे अच्छी गिफ्ट और क्या हो सकती है। परफेक्ट, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस पूरी टीम की तरफ से। लेकिन आप क्या फॉलो कर रहे हैं कि बैक टू बैक हर वीक जब भी आप खेलते हैं अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पॉटिंग आपकी एकदम बढ़िया रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस 4.5% के रिटर्न्स, SJVN, NCC, TVS सप्लाई चेन आज जो आप शायद प्रेफर्ड पिक नहीं था, आप उससे पहले IRFC देना चाह रहे थे, और श्याम मेटालिक्स, ये आउट परफॉर्मर्स थे। तो कैसे कैसे पकड़ रहे हैं इन स्टॉक्स को आप? देखिए, ये बाजार में अगर आप देखेंगे जो मेरे ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ, कोई स्टॉक थोड़े से नीचे भी गए, लेकिन मैं ज्यादा नुकसान में रुका नहीं और बहुत ही जल्द जो नुकसान वाले स्टॉक को काट लिए, और जो स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा था उसमें 4-5% हम बना पाए। तो ओवरऑल सेक्टर रोटेशन था, ये वीक में खेलना मुश्किल था, ये वीक में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल था, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में फिर भी बाइंग थी। जैसे आज भी हमने बात की थी, इंडेक्स में लोअर लेवल से वापस से बाइंग इमर्ज हुई, तो स्टॉक्स में मोमेंटम अभी भी बरकरार है और यहाँ पर मुनाफा वसूली देखी जा सकती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स मेरे ख्याल से 24,000 निफ्टी 24,500 24,700 तक जाने की गुंजाइश रखता है। बैंक निफ्टी कभी रैली कर रहा है, कभी IT में बाइंग आ जाती है, कभी रिलायंस, कभी HDFC बैंक, तो रोटेशनल बाइंग भी देख सकते हैं। आज HDFC बैंक में सेलिंग आई तो दूसरे सेक्टर्स ने सपोर्ट किया, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बाय मार्केट में चल रहा है और प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। नुकसान थोड़ा होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा, यही मेरा एक मंत्र है जिसके कारण मैं चार कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स जीत चुका हूँ। और कोई ट्रेड जो आप कैरी करने के फेवर में है अगले हफ्ते के लिए? नेक्स्ट वीक के लिए देखिए ओवरऑल ट्रेड पॉजिटिव ही रहेगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस अभी भी काफी ऊपर है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अभी अगर दर्शकों ने ले रखा है तो कैरी कर सकते हैं। SJVN में भी बाइंग मोमेंटम बना हुआ है, तो ये चुनिंदा काउंटर्स है जहां पर अभी भी मोमेंटम बरकरार है और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। बैंक निफ्टी में फिर से बाइंग आने की गुंजाइश है, आज HDFC बैंक के कारण लड़खड़ाया था, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से कोटक बैंक में बाइंग आ सकती है, तो ओवरऑल बाय का बाजार है, यहाँ पर लॉन्ग की ही राय होगी। साइड की ट्रेड्स को ही कैरी करके चले। एक बहुत ही फैंटास्टिक रन एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर आपको इस बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। फटाफट से आपके लिए एक बैन का अपडेट भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर देखिए हम वीकेंड में भले ही जा रहे हैं, बैन में आप JNFC को एंटर करता देख सकते हैं। 111% तक की पोजीशंस यहां पर स्टॉक ने कमा ली है, करीब करीब 2% नीचे है, तो ये इनफैक्ट वायदे बैन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन वीरू, एक इंटरेस्टिंग टर्न लिया है मार्केट ने। आपका HDFC बैंक वहीं का वहीं रहा, लेकिन निफ्टी बैंक लगभग 150 पॉइंट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली डेलो से। रिकवरी आई थिंक आज तक 105 अगर आप HDFC बैंक देखें तो बाजार अच्छा था, ऑल टाइम हाई पे आप क्लोज होंगे। मेरे ख्याल से आज तक हमें मंडे ट्यूसडे की स्टेबिलिटी का इंतजार करना चाहिए। आज जो पुल बैक आया उसमें आपको कम से कम 2 पुट राइटर्स दिखाई देंगे। 24,200 जहाँ से हमने 2 बजे बात की थी, रिवर्सल आ सकता है 24,300 पे। अगर यहाँ पे कुछ पुट राइटिंग हो तब किसी लॉन्ग के बारे में दोबारा सोचेंगे पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन निफ्टी बैंक स्टिल हजता
आउट ऑफ डेंजर नहीं है। मैं कहूँगा ये बहुत बेहतरीन क्लोज नहीं है, अच्छा क्लोज है, बट पुट राइटर्स का कन्वर्शन हमको चाहिए। अच्छी बात निफ्टी बैंक में एक बस ये हो गई कि ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री से, बहुत ही एक्सट्रीमली ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री से एटलीस्ट ये आज 10 डेमा के क्लस्टर को छू के आ गया। बट हमें एटलीस्ट जब हम ऊपर की कहानी ड्रॉ करते हैं ना हर्षदा, मेरे ख्याल से HDFC बैंक एटलीस्ट जब तक 1470 के ऊपर नहीं आ रहा है, सॉरी 1670 के ऊपर 20 डेमा को जब तक रिगेन नहीं कर रहा है, तब तक आई थिंक स्टेबिलिटी की बात करना बेमानी होगा। बट आज का सेक्टर ऑफ द डे मतलब स्पेस ऑफ द डे था मेरे ख्याल से PSU बैंक्स, लीडरशिप ऑफ SBI, फार्मा में। उसके बाद अगर आप देखें कुछ और काउंटर्स जहाँ पे अच्छा रहा मूव, उसमें मेटल्स में नाल्को था। IRCTC, राजेश अग्रवाल जी ने एक कॉल दी थी, एक बार IRCTC लेके आइएगा। 1031 पे जाके क्लोज हो रहा है, अच्छा क्लोज यहाँ पे मिल रहा है हमें, और क्लोजिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत ही परफेक्ट जोन में। ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते भर के स्विंग हाई को काटता हुआ ये स्टॉक, और एक स्टॉक और लेके आइएगा जो आज बहुत अच्छा क्लोज दे रहा है, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज एट 3196। 3196 पे रिलायंस अपने करियर के सर्वोच्च स्तर पे एट ऑल टाइम हाई रिलायंस 3188। तो आज जो हमने पुल बैक की आज आई थिंक सेकेंड हाफ में देखा, स्पेशली क्लोजिंग में, वो स्विंग एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर्षदा, ओवर टू यू। ओके, इनफैक्ट रिलायंस का ही कमाल था कि आज हम एक थोड़ा सा संभले हुए क्लोज की तरफ जा रहे हैं, वरना नेगेटिव क्लोज देखने को मिलता। करीब 23-24 पॉइंट की जो बढ़त आपको निफ्टी दिखाई दे रही है। रिलायंस आखिर में जाकर जो करीब 2.5% ऊपर चढ़ा है, उसकी बदौलत रही है। चलिए अब क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी 2-2.25 मिनट बचे हैं और इस हफ्ते किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है मार्केट का, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज देखिएगा 24,324 के आसपास, जहां पर कल हमने देखा था 24,400 के आसपास तक का हाई बना था। मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो पॉज पर आता हुआ दिखाई दिया, और इसका एक बड़ा योगदान ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक की तरफ से आया, क्योंकि HDFC बैंक लड़खड़ा रहा था। तो निफ्टी बैंक 440 पॉइंट नीचे, निफ्टी IT शांत है। अगले हफ्ते ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा निफ्टी IT में, कंसिडरिंग अगले थर्सडे को TCS के नंबर्स आएंगे। मिड कैप स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, आज 400 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इवेंचुअली बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में, आज सेंसेक्स भी कुछ नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया। आपके लिए सेक्टोरली सिचुएशन क्या बनी है आज के दिन, वो पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और फिर वो ऑफकोर्स आज के आउट परफॉर्मर्स और अंडर परफॉर्मर्स की बात करेंगे। तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, IT और रियल एस्टेट, ये पॉकेट्स थी जहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन आप देखिएगा कैपिटल गुड इंडेक्स 1.5% ऊपर। ऑयल एंड गैस में रिलायंस के साथ ONGC आउट परफॉर्मर है, 2% के गेंस इधर। निफ्टी फार्मा में कल का मोमेंटम आज बरकरार रहा। मेटल्स ठीक ठाक थे। FMCG में 1% तक की तेजी देखने को मिली है। ऑटो फ्लैट जरूर रहा, लेकिन PSU बैंक और CPSE इंडेक्स, PSUs ने आज फिर से थोड़ी सी तेजी अपने नाम की है और ओवरऑल सिचुएशन बेहतर होती हुई। अब लेकर आते हैं आपके लिए निफ्टी का हीट मैप, और वहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि किन स्टॉक्स ने साथ दिया है और किन्होंने आज निराश किया है। तेजी में ONGC 4-4.25% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जाते जाते अच्छा मूव दिखा रहा है, 2.5% के गेंस। वीरू मेंशन कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये फेवरेबल ट्रेड साबित हुआ है, जहां पर बाकी पूरे बैंकिंग काउंटर्स में दबाव देखने को मिला। सिप्ला जैसे काउंटर्स, ब्रिटानिया, HUL, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। NTPC में मूव अच्छा। तो अब देखिए ब्रिटानिया, HUL के साथ ITC और साथ ही नेस्ले, इसीलिए वो FMCG इंडेक्स तेजी में। आज L&T अकेले 3620 के लेवल्स पर 1.1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और उसने ऑफ कोर्स वो कैपिटल गुड इंडेक्स में योगदान दिया। टाइटन, M&M, HDFC बैंक, LTI, माइंडट्री, टाटा स्टील, ये लूजर्स रहे हैं, और 2-3 दिनों में तेजी दिखाने के बाद लार्जली IT काउंटर्स एक बैकफुट पर आए। तो ये क्लोज आज की इस हफ्ते की 24,314 के आसपास, और हर रोज हम देख रहे थे 100 पॉइंट ऊपर बढ़ रहे थे। ये कल तक बैठ रहा था, लेकिन आज कुछ मुनाफा वसूली जरूर हुई है। वीकली अप परफॉर्मर्स और अंडर परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टेक्नोलॉजी में इन्फी, फिर ऑयल एंड गैस में ONGC, विप्रो, HCL टेक, ये इनफैक्ट वो तेजी वाले काउंटर्स हैं। टेक के लिए एक अच्छा हफ्ता उभर कर आया है। टाइटन, HDFC बैंक, इंडस्ट्रियल, श्रीराम फाइनेंस, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में इस हफ्ते हमने देखा है कुछ कंट्रैक्शन, कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला, और सरकारी कंपनियां और खास तौर से सरकारी शिप बिल्डिंग कंपनियां, चाहे वो मस्कॉन डॉक हो, कोची हो, गार्डन रीच हो, सब में अच्छी खासी तेजी, और रेलवे प्ले में RVNL में भी जोश देखने को मिला है।
यहाँ पर अंडर परफॉर्मर्स में प्रेस्टीज, अशोक लेलैंड, जेएसके फार्मा, बीएफ यूटिलिटीज जैसे स्टॉक्स रहे। ये था आज के मार्केट का, इस पूरे हफ्ते के मार्केट का हाल। सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पर आप गौर करिएगा, शिल्पा मेडिकेयर 13% ऊपर, एक्सिगो नंबर्स पर 4% भागा, पूना वाला फिनकॉक अपडेट अच्छा था तो वहाँ पर तेजी आई और जीओसीएल में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आशीष ने पकड़े सारे तेजी के ट्रेड्स, आरवीएनएल 17% ऊपर, आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट 12% भागा, रेमन 10% भागा, जीपीटी इंफ्रा भी करीब 5% ऊपर आज। चलिए, तो ये था बाजार का हाल और अभी एडजस्टेड क्लोज नहीं आया, बट आई थिंक दिस प्रोविजनल क्लोज ये भी जो है वो कल, अगर आप कल का हाई या फिर कल का क्लोज मान के चलें, वो था 302, आज अब 314 पे है। यानी इतनी बड़ी घटना, एचडीएफसी बैंक का सिंक होना, अभी भी आप ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहे हैं। तो बाजार में रेस्ट ऑफ द मार्केट आज क्या कर रहा था वो आपको एक अच्छा सेंस मिल रहा है। खैर, जैसा रहा क्लोज, निफ्टी बैंक का क्लोज खराब रहा, निफ्टी आईटी करीब 76 अंक नीचे रहा, लेकिन अब इन सब समीकरणों को शायद हम ज़्यादा ठीक से समझ पाएंगे जब आज के स्टेट्स दिखेंगे, लेकिन वो देखेंगे और समझाएंगे और बात करेंगे सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल में और मुनाफे की तैयारी में। मैं हर्षदा, अनुज, आशीष और नीरज जी, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव ए नाइस वीकेंड। आपका एक्साइटेड